हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 22 अगस्त 2024 को जो अपना पेपर हुआ था, मतलब री एग्जाम जो हुआ था, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चंस हैं इस पूरे पेपर में, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछिएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है जी। हाँ, कुछ एक नई चीज़ें आपको, नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल सकते हैं, बट कुछ एक चीज़ें ऑलरेडी मैं वीआईपी टॉपिक्स के थ्रू आपको कवर करवा चुकी हूँ डिटेल में। सो मेक श्योर आप जो है वीआईपी टॉपिक भी चेक कर लें, और सारे के सारे यानी 2018 से लेके 2024 तक के सारे PYQs सोल्व कर लें। उसके साथ साथ अगर आपको मॉक टेस्ट की ऐसे हो रखे ना, मॉक टेस्ट करके देखने, तो मॉक टेस्ट की बजाय देखो बहुत सारे सेट हैं। वेस्ट बंगाल सेट के 5 पेपर करवा रखे हैं, यानी 500 क्वेश्चन हो गए। गुजरात सेट के 5 पेपर करवा रखे हैं, यानी 500 क्वेश्चन वो हो गए। ठीक है, उसके साथ साथ SSB PGT के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। उसके अलावा कर्नाटका सेट भी एक बार करवा रखा है। तो जो जो चीजें एक्स्ट्रा करवा रखे हैं, यानी कि आपकी जो नेट के PYQs की जो मैंने बना रखी है ना एक प्लेलिस्ट, उसमें इन PYQs के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स ऐड ऑन कर रखे हैं। सो वहां से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो किसी न किसी ऑफिशियल एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, सो रादर देन कोई रैंडम मॉक टेस्ट करना, आपके लिए ये PYQs जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं वो ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। वहां से आपको कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन भी सीखने को मिलेगी। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देवियों और सज्जनों, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, जहां पे आपको स्पीड लगे या दिक्कत लगे कुछ, तो स्टॉप करके वीडियो को आंसर कीजिए। अपने क्वेश्चंस जो 100 के 100 अटेम्प्ट करके उनको एनालाइज कीजिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अ क्लास टीचर एडमिनिस्टर्ड थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू असेस देयर। तो थीमेटिक टैट जो है वो दिया है टीचर ने, क्या असेस करने के लिए दिया है, उनकी अचीवमेंट, उनकी अवेयरनेस, उनका एटीट्यूड या फिर उनकी पर्सनालिटी। तो टैट जो है वो पर्सनालिटी से रिलेटेड टेस्ट है। आंसर फोर्थ हो जाएगा। याद रखने वाली बात यह कि किसने क्रिएट किया था, हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट हैं हेनरी ए मुरे, और उनकी लवर जो है क्रिस्टियाना मोर्गन। सो मुरे एंड मोर्गन नाम आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है टैट किसने दिया। तो अगर और इजी भी पूछना है या डायरेक्ट फैक्चुअल पूछना है, तो मुरे मोर्गन का नाम पूछा जा सकता है, वो आपको याद होना चाहिए। ओके, दूसरी ये चीज याद होनी चाहिए कि ये प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है, यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक है पर्सनालिटी को असेस करने के लिए। ओके, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स। इजीएस्ट क्वेश्चन, जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, सारे PYQs कवर कर रखे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन टफ नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर रामामूर्ति, देन सैम पित्रोडा, और अपना है प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय। आंसर अपना डी रहेगा। प्रोफेसर यशपाल के 2 कमेटी बैठी थी, एक 1993 में जिन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन दिया, और एक 2009 में हायर एजुकेशन से रिलेटेड। हायर एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे इसका नाम, इनकी रिपोर्ट का नाम लर्निंग विदाउट बर्डन था, वैसे ही 2009 में जब ये कमेटी बैठी जिसके चेयरपर्सन प्रोफेसर यशपाल थे, तो उस रिपोर्ट का क्या टाइटल था, वो टाइटल पूछा जाता है। वो टाइटल आपको कमेंट करके बताना है। ओके, या फिर अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। रामामूर्ति कमेटी क्यों बिठाई गई थी, ये रिव्यू करने के लिए बिठाई गई थी 1986 की पॉलिसी को। सैम पिट्रोडा किसके चेयरपर्सन रहे हैं, बताइएगा जरा कमेंट करके। ओके, सो कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी, कुछ आपको भी रिमाइंड करनी है, बिकॉज ये चीजें ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुकी हैं, ऑलरेडी PYQs में हम इनको कवर कर चुके हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डायरेक्ट रेलेवेंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो डायरेक्ट रेलेवेंस किसका है, UNCRPD, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं ये इंक्लूजन की। प्रोजेक्ट ऑन इंटीग्रेटेड एजुकेशन, नाम में इंटीग्रेटेड आ गया भाई, तो ये क्या हो गया आपका, नाम में इंटीग्रेटेड है तो इंक्लूसिव की बात नहीं कर रहा है, इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा डायरेक्ट रेलेवेंस। NEP 2020 रिसेंट आई है, इंक्लूसिव की बात करते हैं। NPE 1986 में भी इंटीग्रेटेड की बात हुई है, ना कि इंक्लूसिव की। ओके, आपको याद भी होगा 1974 में हमने IEDC, ये भी इंटीग्रेटेड से रिलेटेड था। देन ये अपना PIED लेके आए हम, उसके बाद अपने जो ये 1992-93 के अराउंड था PIED जो प्रोजेक्ट है। देन अपना 2009-2010 में जाके हमने किसकी बात की थी, IEDSS की। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बात यहां पे जाके की थी हमने।
ओके। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग ऑलरेडी करवा रखा है, एक अलग से वीडियो भी है डिटेल में। तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग भी सभी बच्चों के लिए है, यानी इंक्लूजन के लिए है। सो बी और डी नहीं होंगे, आंसर आपका ए, सी और ई हो जाएगा। अरे दिख नहीं रहा आंसर, ये लीजिए, ए, सी और ई हो जाएगा। Schooling reproduces norms and values. Norms and values are simply epiphenomenal expression of the ruling class. ये आइडिया किससे एसोसिएटेड है? तो स्कूलिंग के अगेंस्ट आपको कौन नजर आएगा? आपको मार्क्सिस्ट नजर आएंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि स्कूल जो है वो पीछे वाले जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है उन्हीं को ही थोपता रहता है, उन्हीं चीजों को ही आगे बढ़ते रहते हैं। और वो चीजें, वो जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है वो कौन बनाता है? रूलिंग क्लास बनाती है, यानी सारे के सारे कैपिटलिस्ट जैसा चाहेंगे वैसा ही हो रहा है। ओके, सो मार्क्सिज्म आंसर रहेगा, मार्क्सिज्म से एसोसिएटेड है ये, ना कि रियलिज्म या प्रैग्मेटिज्म वगैरह से। Which of the following is not correct about ANOVA? तो ANOVA की फुल फॉर्म एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, क्या है ये? पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपको ये नहीं करना है कि अच्छा अनोवा के बारे में क्या चीज सही नहीं है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ा एंड डन। आपको रिवाइज करना है वो कॉन्सेप्ट, तब जाके पीवाईक्यूज आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तब जाके आपकी पीवाईक्यूज के बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व होंगे, आपको नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, एलिमिनेशन मेथड से आप चीजों को सोल्व कर पाओगे। ठीक है। एफ रेशियो इज कंप्यूटेड, डेफिनेटली एफ रेशियो कंप्यूट करते हैं, बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस डिवाइड बाय विद इन द ग्रुप वेरिएंस करके हम निकालते हैं कैलकुलेशन एफ रेशियो की। ठीक है, इट इज अ रेशियो बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस एंड विद इन, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सही हैं। द बिटवीन ग्रुप वेरिएंस रिप्रेजेंट द सैम्पलिंग एरर, नहीं, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस तो ग्रुप के बीच में, यानी अलग अलग ग्रुप्स के बीच में क्या जो है वेरिएंस है, वेरिएशन है, चेंज है, वो दिखाता है, सैम्पलिंग एरर तो नहीं दिखाता। एफ रेशियो इज नेम्ड आफ्टर सर रोनाल्ड फिशर, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, जो गलत है क्योंकि आपसे नोट पूछा है। आप हमेशा नोट वगैरह देखना भूल जाते हैं, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख रखा है, हो सकता है एग्जाम में बड़ा बड़ा ना लिखा हो। ओके, तो नोट जो है वो ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक नहीं करके आनी है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीबीएल अप्रोच इज यूज्ड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एज इट रिजल्ट्स इन, तो क्या ये अप्रोच जो यूज होता है करिकुलम डेवलपमेंट में क्यों यूज होता है? बिकॉज इट रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। बट करिकुलम डेवलपमेंट का ये मोटो तो होता ही नहीं है, राइट? एनहेंसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लर्नर, फिलिंग द गैप बिटवीन अकेडमिक्स एंड प्रैक्टिशनर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। तो आप प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच पे अगर चलेंगे करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान, तो आप उस गैप को फिल कर रहे हैं जो कि अकेडमिक्स और प्रैक्टिशनर के बीच में है। ठीक है, तब जाके आप जो है, मतलब ये तब इसलिए ये हेल्पफुल है अपना प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ट्रू पूछी है आपसे, बिस्मिल्लाह, पब्जा, उपसंपदा, उपनयन और वालाभी एंड जगाधला। वालाभी एंड जगाधला वैदिक एजुकेशन के सेंटर्स नहीं है। आपको चैनल पे, मतलब आप ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे ना, दूसरी वीडियो नजर आएगी बुद्धिस्ट एजुकेशन की, और उससे तीसरी नजर आएगी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज की। वहां पे ये यूनिवर्सिटीज करवा रखी है डिटेल में, ओके, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। सो वैदिक एजुकेशन के सेंटर नहीं है जी, ये बुद्धिस्ट एजुकेशन के सेंटर है। अगर आपको नहीं पता था तो नोट इट डाउन। ओके, उपनयन सेरेमनी पहली वीडियो जो चैनल पे डाली थी वैदिक एजुकेशन सिस्टम, वहीं पे करवा दिया था कि 8 साल की उम्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 8, 11, 12, लेकिन शूद्राज को उपनयन सेरेमनी का हक नहीं है, वो वेदास वेद नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उनको अलाउड ही नहीं था शूद्राज को, इसीलिए तो बाद में बुद्धिस्ट, जैनिज्म, ये वाली एजुकेशन आई जहां पे सब लोगों को बराबर रखा गया कि वो लोग भी पढ़ सकते हैं, राइट? तो ये शूद्राज वाला ऑप्शन की वजह से ऑटोमेटिकली गलत हो गया। उपसंपदा, अ रिचुअल पोस्ट एजुकेशन फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ अ संघ इन बुद्धिस्ट एजुकेशन, ये बात ठीक है, इसको वो भी बोलते हैं। उपसंपदा इज लाइक वो जो अरे लास्ट में डिग्री देते हैं ना, वो वाला पोस्ट एजुकेशन, जब आपकी एजुकेशन पूरी, कॉन्वोकेशन हमारा एक तरीके से। ठीक है। पब्जा, रिचुअल परफॉर्म्ड एट द एज ऑफ 8 years, बुद्धिस्ट एजुकेशन, बिल्कुल ठीक है। पब्जा इज लाइक गोइंग आउट, कि आप अब बाहर निकल रहे हैं और पढ़ाई के लिए, और 8 साल की उम्र में बुद्धिस्ट एजुकेशन में, जो जैसे यहाँ उपनयन सेरेमनी होती है वैदिक एजुकेशन में, बुद्धिस्ट एजुकेशन में पब्जा होती है। बिस्मिल्लाह एक रिचुअल है जो कि 4 साल 4 महीने 4 दिन पे परफॉर्म किया जाता है मुस्लिम एजुकेशन में। सो ये बात भी बिल्कुल सही है जी। तो जिसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी वो नोट डाउन कर लो, जिसको पता थी उनको आंसर पता होना चाहिए कि ए, बी और सी आंसर रहेगा।
देन है आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, CIPB मॉडल, श्रेवन मॉडल, देन टाइलर मॉडल। ये सारे के सारे मॉडल करिकुलम से रिलेटेड है। करिकुलम स्टडीज बहुत डिटेल में मैं VIP क्लासेस में आपको करवा चुकी हूं। मेक श्योर आप उनको देख के जाएं। ओके, VIP क्लासेस पेपर 2 के लिए भी और पेपर 1 के लिए तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर 1 का तो सारा जिस्ट और क्वेश्चंस और सब कुछ ही उसके अंदर है। तो पेपर 1 पेपर 2 की VIP क्लासेस जरूर देख के जाइए अगर आप इनकलकेट लर्निंग देखते हैं तो। आउटकम बेस्ड, ये देखो अब इसमें से कौन कौन सी चीज, ऑब्जेक्टिव 4 स्टेप प्रोसेस, तो ये 4 स्टेप प्रोसेस टाइलर का है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 4 स्टेप्स दिए थे इन्होंने, यानी ये 2 ऑप्शन अपने ऑटोमेटिकली कट आउट हो गए। ठीक है, क्लियरिंग लर्निंग आउटकम्स, तो आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल है तो लर्निंग आउटकम्स आने चाहिए, यानी ये ए का थर्ड आना चाहिए। ठीक है, देन है इवेल्युएटिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट स्कूल, और आपका है सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो वैसे तो आंसर इधर से ही आ गया आपका, ठीक है, बट स्टिल अगर आप CIPB की बात करेंगे तो वो क्वालिटी को वो कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड देन प्रोडक्ट पूरा मॉडल है। देन श्रिवन जो है वो सिस्टमेटिक और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कर रहा है। तो श्रिवन के मॉडल का दूसरा नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इसका आंसर जो है वो 4th हो जाएगा। Which of the following statements are true for signaling theory of economics of education? तो कौन सी चीज सही है सिग्नलिंग थियरी से रिलेटेड? तो देखो ये तो ठीक था, हम लोग जब इसका एनालिसिस भी कर रहे थे और हम लोगों ने सोचा था कि पता नहीं गलत क्यों है, मतलब गलत है इसका आंसर एंड ऑल। तो देखो सिग्नलिंग थियरी माइकल स्पेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन आपका ठीक है। अगर ए ठीक है तो ये दोनों ऑप्शन कट आउट हो गए। अब ABD और ABCD, यानी सी में कंफ्यूजन है, बी और डी को तो ये ऑटोमेटिकली सही मान रहे हैं। बी और डी क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इनेट प्रोडक्टिविटी। तो ठीक है, सब लोगों की प्रोडक्टिविटी अलग अलग लेवल की होती है। ओके, एजुकेशन जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि कौन कौन से लेवल है प्रोडक्टिविटी के, या आप कौन से लेवल पे हैं, ये भी ठीक है। एजुकेशन हेल्प्स टू एनहेंस द इनेट लेवल, ये चीज आपकी किस में आएगी जी, वो जो आपकी दूसरी थियरी है ह्यूमन कैपिटल थियरी, क्योंकि इनमें डिफरेंस यही है। जो ह्यूमन कैपिटल थियरी है वो बोल रही है कि एजुकेशन की वजह से आप जो है एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम करते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस होती है। ठीक है, बट सिग्नलिंग थियरी बोल रही है कि एनहेंस कुछ नहीं हो रहा है, बस आपकी जो डिग्री है या एजुकेशन है वो एक सिग्नल है आपकी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो इसलिए A, B और D जो है वो आंसर रहेगा अपना, ना कि सी वाला एनहेंस नहीं करेंगे हम। ओके, तो सिग्नलिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, माइकल स्पेंस का नाम, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल थियरी, किस बात से कि जो इननेट प्रोडक्टिविटी है वो आइडेंटिफाइड बाय देयर ईयर ऑफ स्कूलिंग रादर देन एनहेंस्ड बाय देम। तो वो एनहेंस नहीं हो रही है उनकी, एनहेंस का हमें नहीं पता है, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि उनका जो जितने ज्यादा साल वो पढ़े हैं जो वो एक सिग्नल है उनकी कैपेबिलिटी का। Which of the following CC licenses of OER allows other to distribute, change, remix and build upon your work even commercially as long as they give you the credit you, अच्छा हाँ, they credit you for the original work। तो अब कौन से में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, रिमिक्स एंड बिल्ड अपॉन योर वर्क? तो देखो सारी चीजें कर सकते हो आप CCBY में, ये तो श्योर है ही। ओके, बट आपका आंसर चूंकि उन्होंने पहले ये 4th दे दिया था तो रिवाइज्ड आंसर की में इन दोनों ही आंसर को ठीक माना गया, क्योंकि शेयर अलाइक में भी सेम चीज होती है। देखो हमने लाइसेंस की बात नहीं की, हम लाइसेंस चेंज नहीं कर सकते शेयर अलाइक में, बाकी सारी चीजें कर सकते हैं, यानी हम कॉपी पब्लिश, एट्रीब्यूशन, कमर्शियल यूज, मॉडिफाई एंड अडॉप्ट, ये सारी चीजें कर सकते हैं जो इन्होंने बोली है, यानी डिस्ट्रीब्यूट, चेंज, रिमिक्स, बिल्ड अपॉन योर वर्क, ये सारी चीजें अलाउड है। तो 3rd एंड 4th जो है वो अपना सही आंसर माना जाएगा। ठीक है जी। द डेव कमेटी रिपोर्ट इज स्पेशली फोकस्ड ऑन, तो ये डेव कमेटी को आपको अब याद रखना है अगर आपने आज से पहले नाम नहीं सुना था तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि अच्छा इन दो में से कोई ऑप्शन आएगा, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग एट सेकेंडरी लेवल या प्राइमरी लेवल। तो डेव कमेटी जो है वो प्राइमरी लेवल से रिलेटेड है जी, आंसर आपका सेकंड आ जाएगा। 1995 को हम मान के चलते हैं कि जो पहले जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम था, इवन क्योंकि 1988 में जो था वो भी अप्लाई किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, तब जो है एक कमेटी बनाई गई, वाज फॉर्म्ड एट नेशनल लेवल विद डॉक्टर RH डेव, वो चेयरपर्सन थे। क्यों बनाई गई? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को डिटरमाइन करने के लिए।
ओके और इन्होंने क्या किया, इन्होंने चार्ट्स डेवलप किए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग किसमें, लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में और एनवायरमेंटल स्टडीज में अप टू स्टैंडर्ड 5। तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। ये चार्ट्स जो हैं वो सीक्वेंस में शो किए गए, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग ऑफ कॉम्पिटेंसी मेंट फॉर ईच क्लास। तो ये बात याद रखिए, प्राइमरी लेवल पे है यानी अप टू 5th स्टैंडर्ड है। इन्होंने मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के लिए चार्ट्स डेवलप किए, कौन से 3, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड environmental studies. Which of the following statement is correct about null hypothesis? ये क्वेश्चन मैं आपकी VIP क्लास जो hypothesis वाली थी उसमें करवा भी चुकी हूँ, but still the hypothesis relates to a statistical method of interpreting conclusions about sample characteristics. देखो हम करते क्या है, null hypothesis relate करती है statistical method of interpreting, ये conclusions निकालते हैं किसके बारे में, population के बारे में और किसके बेसिस पे, सैंपल के बेसिस पे। ठीक है, जो चीजें हमने, जो वेरिएबल रिलेशनशिप हमने सैंपल में ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे। तो जब आप चारों ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपका सेकंड आएगा कि ये रिलेट कर रही है किसके, इंटरप्रेट कर रही है कंक्लूजन्स अबाउट पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक इन्फर्ड फ्रॉम सैंपल, जो हमने ऑब्जर्व किया है सैंपल में। ओके, तो यही है, बड़ा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही बात है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, टाइम सीरीज डिजाइन, इंटरनल क्रिटिसिज्म, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। तो एक्सटर्नल इंटरनल क्रिटिसिज्म तो हमें पता ही है, एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा जी, आपका ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस आ जाएगा और इंटरनल में आपकी एक्यूरेसी और वर्थ आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ और यहां पे ये थर्ड। बट यहां से हमारा 50% क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ है। तो टाइम सीरीज डिजाइन की आप बात करेंगे तो ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल से रिलेटेड है और स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन की बात करेंगे तो ये प्री एक्सपेरिमेंटल से। तो देखो एक्सपेरिमेंटल होता है जब हम कर रहे होते हैं और हम ये देख, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। एंड जब हम इसमें ये देखते हैं ना कि आप जो है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो, ट्रीट करके देख रहे हो एक वेरिएबल को, ओके, कंट्रोल्ड कंडीशन में जहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो चीजों को या एक्सटेनियस वेरिएबल्स को, तो दैट इज एक्सपेरिमेंटल। बट कई बार ये होता है कि वो एक्सपेरिमेंटल क्वासी एक्सपेरिमेंटल बन जाता है क्योंकि हम बहुत सारी चीजों या जो रैंडमाइजेशन है वो नहीं कर पाते। ठीक है, जो आपका एक्सपेरिमेंटल है उसमें रैंडमाइजेशन, मैचिंग, ये सब पॉसिबल होता है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइजेशन नहीं होती है, तो वो कुछ हद तक सेम आपको नजर आएगा, बट दैट इज नॉट एक्सपेरिमेंटल, उसको हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल बोल देते हैं। और जब दोनों ही पॉसिबल ना हो किसी सिचुएशन में, तो क्योंकि खर्चा बहुत होता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर, तो हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो चेक करते हैं कि अच्छा एक्सपेरिमेंट से पहले, तो प्रीकर्सर मान सकते हैं आप प्री एक्सपेरिमेंटल को एक्सपेरिमेंटल का। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सिमिलर होते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंट के, बट इनमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होता, किसका, एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप का। ठीक है, तो इसमें कंपैरिजन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। दूसरा मोस्ट बेसिक एग्जांपल आप देखोगे तो नॉन इक्विवेलेंट कंपैरिजन ग्रुप डिजाइन और दूसरा टाइम सीरीज डिजाइन। तो टाइम सीरीज में हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस करते हैं, इंटरवेंशन से पहले भी और बाद में भी। दूसरा रहेगा आपका प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की जो हम बात कर रहे थे, जब ट्रू एक्सपेरिमेंट या क्वासी एक्सपेरिमेंटल पॉसिबल नहीं है तो हम प्री एक्सपेरिमेंटल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये प्री एक्सपेरिमेंटल इसलिए है बिकॉज ये प्री कर्सर है, एक ट्रू एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले की बात हो रही है। ओके, यानी आप एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पे चीजें चेक कर रहे हो रादर देन एक बहुत बड़ी फंडिंग या टाइमलाइन हो या बहुत लंबे एक्सपेरिमेंट की बजाय। Following are significant milestones in the field of inclusive education. Arrange them chronologically. तो chronologically में सेलमैन का स्टेटमेंट कब आई थी, 1994। एजुकेशन पॉलिसी 2006 में आया था, दिसंबर 2006 में, और 2008 में जाके ये एनफोर्स हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2002, नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006। ठीक है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए, यही इंफॉर्मेशन आपको हेल्प कर सकती है कोई और ऐसा ही क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन सोल्व करने में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले बी 1994, देन डी 2001 2002, देन ई क्या है, नेशनल पॉलिसी 2006 में आई थी बट फेब में थी, फरवरी 2006, देन आपका सी दिसंबर 2006 एंड देन आपका ए 2020। ठीक है जी, सो ये इसकी सीक्वेंस रहेगी। सैलमैन का स्टेटमेंट जो है वो जून 1994 में 92 गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स थे एंड 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मिलके एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की थी जो कि सैलमैन का में हुई थी स्पेन में। ओके, तो इससे ये आपको याद होना चाहिए इंफॉर्मेशन।
2001-2002 सर्व शिक्षा अभियान, फरवरी 2006 नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबल्ड पर्सन एंड यूएनसीआरपीडी की फुल फॉर्म भी याद रखिए। दिसंबर 2006 में अडॉप्ट हुआ था, 2008 में जाके एनफोर्समेंट में आया, केम इनटू इफेक्ट, और फिर अपनी एनईपी। आंसर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट कौन कौन सी हैं वो आपसे पूछा है। गाइने हैज क्लासिफाइड लर्निंग इनटू 6 टाइप्स, 8 टाइप्स। ओके, स्टडी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग started from the puzzle box experiment on cats by Skinner। कैट पे नहीं, स्किनर का एक्सपेरिमेंट रैट पे था, चूहे पे था। कैट वाला तो थोंडाइक का था, कैट बिल्ली थोंडाइक की है, चूहा स्किनर का है। ओके, तो ये भी गलत हो गया जी, दोनों चीजें तो गलत हैं ये। ठीक है, ए और बी तो नहीं आएगा, ए और बी नहीं आएगा तो भी आपका आंसर सीधा सीधा आपको मिल गया फोर्थ, बट स्टिल देन यू पढ़ लेते हैं। द लॉ ऑफ डिसयूज स्टेट्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन अ मॉडिफाइबल कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज नॉट मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जो स्ट्रेंथ है कनेक्शन की वो वीक होती जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देन है हल की थियरी ऑफ लर्निंग, जिसको हम ड्राइव रिडक्शन थियरी बोलते हैं, ये बात भी सही है। शेपिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म यूज्ड इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ना कि क्लासिकल कंडीशनिंग, तो आंसर फोर्थ। ये गाइने का मॉडल है, 6 नहीं 8 है, और ये आठों के आठों स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, सिग्नल लर्निंग से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग तक। नेगेटिव रेनफोर्समेंट, तो ये सारे ये क्वेश्चन ही ड्रॉप कर दिया गया था, ये सारे ऑप्शंस ही गड़बड़ हैं एक तरीके से। ठीक है, पनिशमेंट जैसा नहीं होता है, पनिशमेंट अलग है, रेनफोर्समेंट अलग है। रेनफोर्समेंट किसी बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, चाहे वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो या पॉजिटिव हो, स्ट्रेंथन करेगा, और जो पनिशमेंट है वो हमेशा डिक्रीज करेगा बिहेवियर को। ओके, डिस्करेज करेगा। नॉट जनरली लाइक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ऐसा कुछ नहीं है, जब स्ट्रेंथन कर रहा है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म के द्वारा लाइक किया जा सकता है। मेंट फॉर डिक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी, नहीं डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर बिकॉज रेनफोर्समेंट है। रिजल्टिंग इन डायरेक्टली ऑपोजिट बिहेवियर, ऐसा जस्टिफाई करना चाहे तो हम इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, बट वैसे ये सही नहीं है। ठीक है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट होती है, जो मैं आपको हमेशा म्यूजिक वाला एग्जांपल देती हूँ कि आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, साइड वाले रूम में म्यूजिक चल रहा है, आपकी मदर ने जाके म्यूजिक बंद कर दिया और आप जो है आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, यानी कि एक एवर्सिव स्टिमुलस का रिमूव, यानी विड्रॉल ऑफ एवर्सिव स्टिमुलस, वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव रेनफोर्समेंट। तो हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में अच्छी चीज ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट में बुरी चीज बाहर निकाल रहे हैं। पनिशमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही रहेगा, एक में अच्छी चीज आप बाहर कर रहे हो और एक में खराब चीज दे रहे हो। सो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मतलब आपने कोई अच्छी चीज निकाल ली है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट कोई गलत चीज एड ऑन कर दी है। सो एवर्सिव स्टिमुलस का एडिशन नेगेटिव पनिशमेंट हो जाएगा, एंड ये भी नहीं, हाँ रिमूवल ऑफ गुड थिंग वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव पनिशमेंट हो जाएगा। पनिशमेंट है, अच्छी चीज थी, आपको पसंद थी, उसको हटा दिया गया है। एंड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट में कोई एवर्सिव स्टिमुलस का वहां से रिमूवल हो सकता है, विड्रॉल। टर्म एंड्रोगोजी वाज कॉइन्ड बाय, तो देखो पॉपुलराइज की थी ये मैल्कॉम नॉल्स ने, लेकिन दी किसने थी, अलेक्जेंडर कैप ने। ओके, ये दो चीजें याद रखिए एटलीस्ट। वेब कॉन्फ्रेंसिंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डिजिटलाइज्ड कोर्स मटेरियल एंड ई पोर्टफोलियो। वेब कॉन्फ्रेंसिंग सीधी सी बात है सिंक्रोनस रहेगा, क्योंकि आप बात कर सकते हो सामने आमने सामने, तो ये थर्ड। देन ये ऑटोमेटिकली फोर्थ दे ही दिया है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, क्योंकि ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम है, ड्यूरिंग। ओके 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 ओके, ये थर्ड हो गया। देन है डिजिटलाइज्ड कोर्स मटेरियल एज अ लर्निंग और असेसमेंट टूल, इट मे कॉम्प्राइज आर्टिफैक्ट्स ऑल्सो एक्सप्रेसेस अ रिफ्लेक्टिव डायमेंशन, तो ये मटेरियल से रिलेटेड रहेगा। ई पोर्टफोलियो की जब आप बात कर रहे हैं तो ये इट्स लाइक एन ईमेल, आप ऐसे लगा लो, तो ये भी एसिंक्रोनस में चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, डी का फर्स्ट यानी कि फोर्थ आंसर हो जाएगा। Curriculum was defined by a plan of action or a written document which includes strategies for achieving desired goals or ends. तो ये क्या हुआ, किसने दिया है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। करिकुलम की डेफिनेशन टाइलर एंड हिल्डाटावा ने दी है 1962। Which of the following does not come under the updated D&M-IS इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस मॉडल 2003? ये मॉडल 1992 में आया था, उस टाइम पे ये सारे के सारे ये नेट बेनिफिट्स नहीं था। अपडेटेड मॉडल में नेट बेनिफिट है, ये पुराने मॉडल में नेट बेनिफिट नहीं था, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट था, इम्पैक्ट था,
और अब जो नया मॉडल आया 2003 में अपडेट होके, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट नहीं है, नेट बेनिफिट है। तो फिलहाल के लिए आंसर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। याद रखना है, डिलोन और किसकी बात हो रही है, मैकलीन की बात हो रही है। 1992 में इन्होंने मॉडल दिया था, 2003 में अपडेट किया। डिलोन और मैकलीन जो है ये आईएस मॉडल, इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस मॉडल, ठीक है, ये इवेलुएट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को। ओके, तो वो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। ये 6 डायमेंशन थे पहले, अब जो है इनको चेंज कर दिया गया है, यानी ये पहले था, ये 1992 की बात है और ये 2003 की बात है। सो ये अपडेटेड मॉडल है। अपडेटेड मॉडल में नेट बेनिफिट्स है और पुराने वाले मॉडल में ऑर्गेनाइजेशनल इंपैक्ट था। तो ये चीज यहाँ पे एक्सचेंज की गई है एक तरीके से। एडिशन क्या है, सिस्टम क्वालिटी, इंफॉर्मेशन क्वालिटी के साथ साथ सर्विस क्वालिटी भी इंक्लूड कर दी गई है। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, मॉडल के बारे में एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में मेंशन है। द करेक्ट हायरार्की ऑफ नीड्स गिवन बाय मैस्लो, तो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स पता होनी चाहिए आपको। और कुछ नहीं पता, सबसे पहले तो ये पता है ना कि साइकोलॉजी, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं, भूख, खाना पीना, ये सारी चीजें, सोना, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। वो अगर इतना भी आइडिया है आपको तो भी होगी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड सबसे लास्ट में आती है। ओके, तो पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो, फिर आप थोड़ा सा सेफ सिक्योर फील करें, सिक्योरिटी के बाद बिलोंगिंगनेस, लव वाली नीड्स, देन एक प्रेस्टीज और इज्जत वाली नीड्स, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स। तो आंसर बी हो जाएगा, सेकंड। फंक्शंस ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज शुड बी डिफरेंट, ये बात किसने बोली? स्कूल शुड प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। देन है आपका एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। जब पूरे नेशन की बात आ रही है, ये बात कोठारी कमीशन ने बोली है। ओके, लर्निंग मस्ट नॉट बी अ बर्डन, बर्डन नहीं होना चाहिए, ये बात यशपाल कमेटी की रिपोर्ट ने बोली है। यानी डी का थर्ड आएगा और आपके सी का फर्स्ट आएगा, और आपका क्या बच गया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, एंड आपका बच गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप में, ये बात सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की हो गई, और ये वाली अपनी किसकी हो गई, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की। यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स के फंक्शन अलग अलग होने चाहिए। आंसर फोर्थ हो गया। आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ सी के प्रहलाद थियरी ऑन करिकुलम डिजाइन इन टीचर एजुकेशन। अब मान के चलो आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है सी के प्रहलाद एक क्वालिटी गुरु है, इतना बेसिक पता होगा। 4 ऑप्शन यहाँ सही दे रखे हैं, एक बार ऑप्शंस पढ़ के देख लेते हैं, क्या पता आ जाए। ठीक है, एनहेंसिंग वैल्यू थ्रू इनोवेटिव करिकुलम एलिमेंट, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अलाइनिंग करिकुलम विद द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो जब आप लॉन्ग टर्म गोल के साथ करेंगे तो क्वालिटी पे तो फर्क पड़ेगा, अच्छी बात है। फोकसिंग ऑन हाई इनकम स्टूडेंट पॉपुलेशन टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, क्वालिटी वाले गुरु जो है इन पे थोड़ी फोकस करेंगे, तो सी नहीं आएगा। सी नहीं आएगा तो बचा क्या, ए बी डी ई बचा, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक बार पढ़ के देखा करो स्टेटमेंट को, ये मत सोचना कि आपको नहीं आता। ओके, तो ए बी डी ई जो है वो बिल्कुल सही है। इंटीग्रेटिंग कोर कॉम्पिटेंसीज इनटू करिकुलम डेवलपमेंट, नीड एड्रेस करनी है आपको अंडर सर्व्ड स्टूडेंट ग्रुप की विद इन द करिकुलम। Choose the correct order for the steps involved in the process of construction of standardized test. तो standardized test है, यानी कि आप पहले क्या करोगे, पहले तो प्लान ही करोगे ना, पहले आपने प्लानिंग कर ली, प्लान करोगे या आइटम्स लिखोगे, यहां से देखो A D, तो पहले प्लान करेंगे फिर आइटम्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, प्लान आइटम लिख लिया, प्री ट्राई आउट करना पड़ेगा पहले, तो पहले प्री ट्राई आउट होगा। अगर आपको इतना सा भी आइडिया हो गया, आगे तो कंफ्यूजन इन्होंने खुद ही क्रिएट नहीं किया। ठीक है, आंसर थर्ड हो गया, DABCE। यूजुअली ड्रेस रिहर्सल वर्ड हम पढ़ते नहीं है जब हम स्टैट की या टेस्टिंग की, स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं, बट स्टिल ड्रेस रिहर्सल इज लाइक कंप्लीट रिहर्सल, या मतलब बिल्कुल अब फाइनल रेडी कर दिया है सब कुछ। ठीक है, तो वो सी लास्ट स्टेप आ जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस पूछी है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो ये POSDCORB ये पढ़ते हैं ना। यूजुअली सीओ का मतलब कोऑर्डिनेटिंग होता है, बट यहाँ कंट्रोलिंग दे रखा है। सो पी से प्लानिंग हो गया, सीक्वेंस में हमें लगाना है। ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एस से स्टाफिंग हो गया, देन आपका डी से डायरेक्टिंग हो गया, और फिर कंट्रोलिंग बच गया। तो CBEAD। ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेटिंग याद रखिए इसको, एंड देन आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग।
विच मॉडल ऑफ लीडरशिप रिलाइज ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू मोटिवेट द फॉलोअर, यानी लेन देन की बात हो गई तो ट्रांजैक्शन आ गया, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप करवा रखे हैं ये लीडरशिप के टाइप्स मैंने साथ के साथ जो सिलेबस में मेंशन है 7-8, ठीक है। तो वीआईपी क्लास चेक कीजिए, एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा पेपर 2 के लिए। दोज हु आर सॉफ्ट एंड राउंड, ऐसी पर्सनालिटीज को शेल्डन ने कैसे कैटेगराइज किया है, तो शेल्डन ने 3 चीजें दी हैं, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, ठीक है। ये शेल्डन ने नहीं दिया है, तो ये बात याद रखिए। आंसर आपका एंडोमॉर्फिक रहेगा। कैसे रहेगा, ये देखो, एंडोमॉर्फिक में हाईली डेवलप्ड विसरल ऑर्गन्स होते हैं, सोमैटिक स्ट्रक्चर वीक होता है, ये बैलेंस्ड मेसोमॉर्फिक में, ये अनडेवलप्ड और वीक। तो जो राउंडेड एंड सॉफ्ट है, इजी गोइंग, सोशलेबल, अफेक्शनेट है, वो एंडोमॉर्फिक में जाएंगे। स्क्वायर, मस्कुलर और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो मेसोमॉर्फिक में, और जो बिल्कुल शाय हैं, थिन एंड फाइन बोन्ड है, वो किस में चले जाएंगे, एक्टोमॉर्फिक में। तो ये बात याद रखिए, पूछी जाती है, जो कि अभी भी पूछी गई है। Which amongst the following is not a Marxist theorist of sociology of education? सो डर्किम नहीं है जी, एमिल डर्किम जो स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड ज्यादा बात करते हैं, फंक्शनलिज्म से रिलेटेड। मार्क्सिज्म नहीं, मार्क्सिस्ट थियरिस्ट नहीं है ये। इससे ये समझ आता है कि आंसर तो फर्स्ट आ जाएगा, बट ये 3 नाम अब आपको सुने सुने लगने चाहिए, एल्थुसर, ग्रैम्सी और आपका बाउल और गिंटिस, ये मार्क्सिस्ट है मतलब, ओके। सो ये चीज नहीं सीखने को मिलती है ऐसे क्वेश्चन से। These are dominant trait of one's personality which may dominate personality to such an extent that the person may become known for these traits. ये कौन से होंगे, सेकेंडरी, लर्निंग, कार्डिनल, सेंट्रल। लर्निंग ट्रेट्स तो है ही नहीं, जो पर्सनालिटी की थियरी है ये एल्पर्ट की, तो एल्पर्ट ने 3 चीजें बोली, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स, और जो जिस नाम से जो डोमिनेट करे आपकी पर्सनालिटी को, दैट विल बी कार्डिनल। तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी हैं, तो ये बिल्कुल डोमिनेट करते हैं, रेयर होते हैं, और कई बार इन्हीं के नाम से आपको जाना जाता है। जैसे महात्मा गांधी का नाम आते ही नॉन वायलेंस ध्यान में आएगा, अहिंसा, तो वो चीज उनसे अटैच होगी। नॉन वायलेंस का जो ट्रेट है वो रेयर है, उनसे अटैच हो गया और डोमिनेट किया, इतना डोमिनेट किया कि वो उन्हीं के नाम से जाना जाने लग गया। द कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन वाज गिवन बाय, किसने दिया है, करवा रखे मॉडल ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन, मतलब करिकुलम स्टडीज तो इतना डीप में करा दिया, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। वीआईपी क्लासेस चेक कर लेना, 3rd क्लास से लेके 10th 11th या पता नहीं 12th क्लास तक वही चल रहा था, ओके। आंसर क्या रहेगा, स्टेक रहेगा, ओके। तो स्टेक, श्रिवन का कौन सा मॉडल है, टाइलर के मॉडल का नाम क्या है, किर्कपैट्रिक में क्या चीज है, वो सारी चीजें करवा रखी है, मेक श्योर आप देखें। ये नया क्वेश्चन है, नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इस्लामिक फिलोसोफर डिवाइड करते नेचुरल या यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन को 5 टाइप्स में, ओके। कॉमन अकरेंसेस या कॉमन एक्सीडेंट लगा सकते हो आप, ये मैंने आई थिंक हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, एंड लीनिएज की जगह आप जीनस लिख सकते हो। तो जीनस, स्पीशीज, प्रॉपर्टी, डिफरेंस और कॉमन एक्सीडेंट, तो ये चीज आपने नहीं सुनी हुई होगी, ये इसकी सीक्वेंस रहेगी, यानी जीनस, देन आपका स्पीशीज, देन आपका डिफरेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉमन एक्सीडेंट है क्या ये। तो ये मुस्लिम फिलोसोफर्स ने डिवाइड किया है यूनिवर्सल एक्सप्रेशन को 5 टाइप्स में, ठीक है। 5 चीजें हैं क्या, जीनस, स्पीशीज, डिफरेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉमन एक्सीडेंट। जीनस यानी आप कॉमन नेचर बता रहे हो सभी स्पीशीज का, ठीक है, जो एक उस जीनस के अंडर है। जैसे मान लो एनिमलिटी, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग भी तो एक एनिमल में ही आते हैं ना, तो एनिमलिटी में डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, तो जो जनरल नेचर इनमें से निकल के आएगा दैट इज जीनस। स्पीशीज की आप बात करेंगे तो जो सारे उनका कॉमन नेचर जो इसमें बाकी सारे इंडिविजुअल्स इसमें हैं, जैसे यहाँ पे हम एनिमलिटी में ह्यूमन बीइंग, डॉग, इन सबको इंक्लूड कर रहे थे, अब मैं ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफाई कर रही हूँ, तो वो स्पीशीज में आ जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीशीज मैंने उठा ली है। फिर डिफरेंस, अब ये जो विद इन द स्पीशीज है कि जॉन और जॉर्ज आपस में कैसे डिफरेंट है, या मान लो कैसे जो है ह्यूमन बीइंग एनिमल से डिफरेंट है, डॉग से डिफरेंट है, तो वो रैशनैलिटी से है कि अलग बाकी स्पीशीज से कैसे डिफरेंट है हम, तो वो डिफरेंस में आ जाएगा। ये 3 चीजें जो है वो एसेंशियल चीजें हैं, यानी कि आपको किसी भी चीज के बारे में जानना है तो उसकी ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जो 2 चीजें हैं, प्रॉपर्टी और कॉमन एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंटल है, बाकी 3 एसेंशियल है, ये दोनों एक्सीडेंटल है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग दैट नेसेसरली अटैचेस टू वन यूनिवर्सल ओनली, जैसे कैपेसिटी ऑफ लाफ्टर फॉर ह्यूमन बीइंग,
कि वो हंस सकते हैं अच्छे से। तो वो चीज उनसे अटैच्ड है, वो प्रॉपर्टी है एक तरीके से। कॉमन एक्सीडेंट मतलब दैट अटैचेस टू मोर देन वन यूनिवर्सल। अब वो कॉमन है या तो ये इनसेपरेबल है, जैसे कई बार ब्लैक और क्रो, काला कौआ, कौआ का मतलब आते ही दिमाग में ब्लैक आएगा, तो वो चीज। लेकिन वो ह्यूमन बींग के केस में भी तो हो सकती है ना। ह्यूमन बींग के केस में सेपरेबल है, यानी कि आप ह्यूमन बींग अगर आप सोच रहे हो तो आप एकदम से ब्लैक सोचो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बट जब आप क्रो सोचोगे तो वो ब्लैक ही होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, मोर देन वन यूनिवर्सल जो है वो अटैच है, या तो वो इनसेपरेबल मैनर में है या फिर सेपरेबल मैनर में है। इनसेपरेबिलिटी जो रहेगी कॉमन एक्सीडेंट की, वो हाउएवर इज ओनली इन एग्जिस्टेंस। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा, आपको नाम याद रखने, जीनस, स्पीशीज, डिफरेंस, प्रॉपर्टी, कॉमन एक्सीडेंट। पहले 3 एसेंशियल है, बाद के 2 एसेंशियल या एक्सीडेंटल है। एंड ये सारे के सारे मुस्लिम फिलोसोफर्स ने डिवाइड किए। Select the correct statement of the following. The state spends 6% on GDP of education. 6%, 0.6 तो नहीं है कहीं, 6% कब से देने लग गए हम जीडीपी को? करेक्ट नहीं है जी, ये गलत है। एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट में है। स्टेट ऑफ कर्नाटका हैज एस्टैब्लिश इट्स ओन स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमीशन टू रिव्यू एनईपी। ओके, हाँ सही बात है, करवाया था। एजुकेशन सेस लेवीड गोज टू द अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो एजुकेशन सेस अकाउंट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं जाता है। ओके, सो ये 3 तो आपको ऑटोमेटिकली गलत हो गई, ये वाला सही हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका ने एस्टेब्लिश किया था खुद का स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमीशन की, जो एनईपी बना के दी गई है ना, उसको रिव्यू करो और एक अल्टरनेटिव पॉलिसी दो स्टेट के हिसाब से। 10th कैटेगरी पूछी है, फ्लैंडर की इंटरेक्शन एनालिसिस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? टीचर टॉक, प्यूपिल टॉक, एक्सेप्टिंग द आइडियाज ऑफ प्यूपिल या साइलेंस। तो 4th सही है जी। ये है कैटेगरीज, ये 10 की 10 कैटेगरीज आपको याद रखनी है। ये जो फ्लैंडर है वो वर्बल एनालिसिस की बात करते हैं, टीचर की वर्बल इंटरेक्शन की। ओके, गैलोवे का सिस्टम वर्बल नॉन वर्बल दोनों की बात करता है, और ये टीचर की बात हो रही है, बच्चों की नहीं हो रही है। टीचर इंटरेक्शन को हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एजुकेशन? तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में लिमिटेशन कौन सी चीजें दर्शा रही हैं? डिफिकल्टी इन क्वांटिफाइंग नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, एग्जैक्टली, जो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं उनको हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं, ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन रहेगी। तो ए तो आएगा, तो देखो ए तो सब में ही है, ठीक है। अब 2 और ढूंढने हैं इन 4 में से। शॉर्ट टर्म फोकस ऑन कॉस्ट, ओवर एम्फोसिस ऑन क्वांटिटी, हाँ ये लिमिटेशन है, ओवर एम्फोसिस है थोड़ा सा। इंक्लूजन इन इंटेंजिबल कॉस्ट या लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर लॉन्ग टर्म आउटकम्स। तो क्या रहेगा? सी तो आएगा, सी आएगा तो ऑटोमेटिकली ए सी ई आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज क्या कैसे सोल्व करनी है। अगर आपको सारा कुछ नहीं भी आता तो भी मैटर नहीं करती वो चीज, अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए उस टाइम के लिए। ओके, सो इंक्लूजन इन इंटेंजिबल कॉस्ट, ये चीजें ठीक है, लिमिटेशन नहीं है। एंड शॉर्ट टर्म फोकस ऑन कॉस्ट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वो कॉस्ट पे ही फोकस करते हैं जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आ गया तो, ठीक है। आप बेनिफिट पे नहीं, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट पे और पर कॉस्ट पे फोकस कर रहे हो शॉर्ट टर्म में, तो सही बात है ये। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली, तो अगेन देखो बाकी चीजें अगर ना भी पता हो, पहला है ए और सी, हंटर कमीशन या ग्रांट। ए और सी को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, ए सी को। उसके बाद वाला देखो, अगर आपको ग्रांट प्लान का नहीं पता तो आप बाकी चीजें देखो, ये किस में आया था? 1854 में। हंटर कमीशन 1882 के आसपास आया था। यूनिवर्सिटीज कब एस्टेब्लिश हुई? 57 में। चार्टर कब एलोकेट हुआ? 1813 में। तो ये तो पता है ना, एक नहीं पता, बाकी चीजें तो लगा के देखो एक बार। तो चार्टर, चार्टर के बाद अपना क्या आया है? एजुकेशन का ये बी, यानी ई बी, देन आपका ये एस्टेब्लिश हो गई, और देन हंटर कमीशन। सो ई बी डी ए कहाँ है? ई बी डी ए यहां है जी, ठीक है। यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है पूरा, यहां पे भी नहीं है। ओके, तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली 4th आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रांट प्लान 1864 में आया था। 1864 नहीं, इससे पहले था। अगर 1864 में आता तो हम 1813 को पहले रखते ना। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है ये, ठीक है। ये इससे भी पहले है जी,
इससे भी पहले है, ये कुछ तो है गड़बड़, मेरे को ध्यान नहीं है अभी, बट ये इससे पहले है, तो ये चीज ठीक दे रखी है 1813, ये वाला ठीक है, ये डिस्पैच भी ठीक है अपना 54 का, ये 57 की अपनी ये भी ठीक है, और हंटर कमीशन भी ठीक है। तो ये आंसर इन्होंने बिल्कुल सही दे रखा है, फोर्थ ये पहले ही आएगा, बट मैं इसको वो कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी कि ग्रैंड प्लान के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो। ओके, बाकी ये सबसे पहले आया था। ठीक है, CEBDA। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, गलत पूछी आपसे, तो सिली मिस्टेक नहीं करनी है, गलत पूछा है सही पूछा वो पता होना चाहिए। असिंक्रोनस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस इन रियल टाइम, नहीं, सिंक्रोनस टेक्स प्लेस इन रियल टाइम। अब ब्लॉग ऑफर इंटरेक्शन विद रिफ्लेक्टिव कमेंट्स, हाँ कमेंट्स आ सकते हैं। ऑल्सो द एबिलिटी टू इंटरलिंक रिलेटेड आइडियाज, ये भी ठीक है। सिंक्रोनस जो है वो फ्रीडम देता है लर्नर को अपने पेस पे और अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से, नहीं, सिंक्रोनस सिंक में होता है, तो सेम टाइम पे पढ़ना पड़ेगा आपको, तो ये उल्टा दे दिया इन्होंने असिंक्रोनस और सिंक्रोनस का, तो ए और सी दोनों ही गलत हो गए। तो गलत कौन कौन से हैं, ए और सी तो डेफिनेटली है, ए और सी दोनों है, तो आंसर ही आपका ACD आ गया। ठीक है, मान लो आपको ये दोनों पता भी नहीं थे कि क्वेश्चन मार्क परसेप्शन या कैलिब्रेंट मार्कर क्या है, ओके, बट अब आपको पता चल गया, ए और सी में आप श्योर हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस हमने पढ़ रखा है, तो ACD जो है वो सही हो गया। अगर डी सही हो गया तो आपके लिए इंफॉर्मेशन ये आ गई, सॉरी गलत हो गया, तो ये डी वाला गलत है, तो आपका सी के लिए आपके पास नई इंफॉर्मेशन ऐड हो गई कि कैलिब्रेंट मार्कर एक इंट्रानेट बेस्ड वर्क फ्लो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप असेसमेंट कर सकते हो फॉर फॉर्मेटिव टेस्ट। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको फिर नोट्स में ऐड करनी है। ओके, और क्वेश्चन मार्क परसेप्शन अगर ये बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर है, जो कि नहीं है, इनकरेक्ट है, तो ये क्या है वो आपको नोट्स में ऐड करना है। ओके, इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डी स्कूलिंग, ठीक है, सुने सुने नाम लग रहे हैं। हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड एजुकेशन सिस्टम, ये तो स्कूल सिस्टम हो गया, यानी कि आपका फॉर्मल। सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस फ्री ऑफ टाइम एंड स्पेस लिमिटेशन, लिमिटेशन आएगा। सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ओके, तो ये नॉन फॉर्मल लग रहा है, यानी आपके पास स्पेस और टाइम का कोई चक्कर ही नहीं है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वेयर बाय एवरी लर्नर लर्न्स फ्रॉम डेली एक्सपीरियंसेस, ये इनफॉर्मल है। एजुकेशन आउट ऑफ कन्फाइंस ऑफ स्कूल, यानी स्कूल के अलग सिचुएशन की बात हो रही है, तो डी स्कूलिंग आ गया, ये फर्स्ट हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 3 2 4 1, आंसर फोर्थ हो गया। ठीक है, व्हाट लीड्स टू करिकुलम चेंज, तो देखो इनमें से आपको इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि करिकुलम चेंज किसी भी वजह से हो सकता है, बट 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं। तो करिकुलम चेंज के लिए सबसे पहले नेशनल प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। नेशनल प्रायोरिटी के चक्कर में तो हम फंडामेंटल राइट्स को भी रोक देते हैं, तो करिकुलम चेंज तो हो ही सकता है नेशनल प्रायोरिटी पे, तो ए तो आएगा ही आएगा। अगर ए आएगा तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड। ओके, अब इंपॉर्टेंट देखिए, ACE ABE, यानी ई भी आएगा ही आएगा, कि जो आइडियोलॉजी है गवर्नमेंट की उस पर भी डिपेंड करेगा करिकुलम। ठीक है, अब आपको देखना है बी सही है या सी सही है, प्लेसमेंट इन जॉब्स या फिर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, तो ऑब्वियसली सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो ACE आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, विच कॉम्पोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रमसा इनिशिएटिव, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू क्लासरूम्स करनी है, प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबोरेटरीज है, और एडिशनल टीचिंग फैकल्टी भी है। रूसा की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे फिर भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है, तो रूसा के लिए ये प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप वाला गड़बड़ सही रहता, बट अभी रमसा की बात हो रही है, माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन गलत है। Which of the following statements are true about hypothesis? Hypothesis के VIP क्लास में ऑलरेडी हो चुका है, but still minor premise of the older deductive method was gradually replaced by hypothesis. नहीं, माइनर प्रोमाइस मेजर वो अलग चीजें हैं सारी। स्नो ने डिस्क्राइब किया 6 लेवल ऑफ थियोरी, जिसमें पहला लेवल जो है वो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन है, तो ये बात सही है। मैंने इसमें कोशिश की थी 6 के 6 लेवल्स ढूंढने की कि किसकी बात करना चाह रहे हैं ये, बट वो एग्जैक्टली 6 के 6 नहीं मिले। तो अगर आ भी जाए कभी स्नो का या किसी का नाम लेके, तो आप लॉजिकल एस्पेक्ट में चलिएगा आगे कि अच्छा पहले क्या होता है रिसर्च में, फिर क्या होता है। For the hypothesis to be testable, the variable must be operationally defined.
तो हाइपोथेसिस को टेस्टेबल बनाने के लिए वेरिएबल को आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन देनी पड़ेगी। डेफिनेटली ऑपरेशनल डेफिनेशन मतलब कैसे आप मेजर करेंगे उसको, ठीक है। देन है द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ हाइपोथेसिस इज टू टेस्ट वेदर एन एग्जिस्टिंग थियरी कैन बी यूज टू सोल्व अ प्रॉब्लम। तो देखो फर्स्ट तो गलत हो गया, ठीक है, सेकंड सही है, और सेकंड सही है आपका, ये थर्ड सी भी सही है। उसके बाद है हाइपोथेसिस फोकस कर रही है ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑन इनडेफिनेट टारगेट्स। नहीं जी, डेफिनेट टारगेट हमें पता होते हैं, क्लियर कट टारगेट्स, ऐसे इन्फिनिटी में या इनडेफिनेट टारगेट्स में नहीं चलते हम, तो ई नहीं आएगा जी। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ हाइपोथेसिस इज टू टेस्ट वेदर एन एग्जिस्टिंग थ्योरी कैन बी यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि ए सी और डी। ए, अच्छा ए तो गलत है ना अपना, ए तो आएगा ही नहीं, ए नहीं आएगा और अपना ई नहीं आएगा, तो बी सी डी या सी डी, तो बी सी डी, ओके। Permissive style, most desirable leadership behavior, replacement of old rule to thumb method and principle of span of control. ओके, तो देखो लीडरशिप बिहेवियर की बात तो मैनेजरियल में हो रही है, फर्स्ट बी का फर्स्ट, यानी ये दो ऑप्शन कट आउट हो गए, ठीक है। देन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आ गया सेकंड, अच्छा ये तो सेम ही दे दिया ऑप्शन इन्होंने, ठीक है, तो ये ऑप्शन सेम थे, तो ये फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही आंसर आपके सही माने गए थे। एंड अभी देख लीजिए परमिसिव स्टाइल की जब आप बात करते हैं तो लेसन फेयर, जिसमें बहुत खुली छूट दे दी जाती है बच्चे को, पेरेंटिंग का स्टाइल भी माना जाता है ये। देन आपका रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल टू थंब मेथड, ये आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट में होगा, और ये आपका हैमिल्टन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल रहेगा। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट फॉर अ ट्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइन, तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो यही वही लॉजिक लगाना है आपने। रैंडम सिलेक्शन ऑफ टोटल सैंपल यूनिट, एक्सपोजर टू द ट्रीटमेंट आइडेंट, पहले तो पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे जी, आइडेंटिफाई कर लिया पॉपुलेशन को, तो देखो एक ऑप्शन आपका कट आउट हो गया। आपने पहले पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया, फिर आप क्या करेंगे, ए या ई, रैंडम सिलेक्शन ऑफ टोटल सैंपल यूनिट या फिर रैंडम डिवीजन ऑफ सैंपल्ड यूनिट्स। पहले तो सैंपलिंग करेंगे ना, पहले आप सैंपलिंग करेंगे फिर डिवीजन करेंगे उसका, ठीक है, तो यहीं से ही सोल्व हो गया आपका क्वेश्चन। तो फिर रैंडम असाइनमेंट आप देंगे एंड देन आप जो है एक्सपोजर देंगे ट्रीटमेंट के प्रति, यानी फर्स्ट आंसर। Which of the following are assumptions of Knowles theory of andragogy? तो एंड्रोगोजी मैल्कॉम नोल्स की जो थियरी है अडल्ट लर्निंग से रिलेटेड है, रेडीनेस टू लर्न, इंटरनली मोटिवेटेड रहेंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, मैंडेटरी गाइडेंस नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है आप गाइडेंस देंगे ही, तो आंसर आपका ए बी सी रहेगा। Which of the following is not true about critical thinking and critical pedagogy? Critical pedagogy पाउलो फ्रेरे ने दी है, oppressed के लिए दी है कि आपको दब के नहीं रहना है, अपने लिए आवाज उठानी है। Focus is to understand the oppression of the individual group society which might be self imposed. बिल्कुल सही है, आपने खुद से भी इम्पोज किया हो सकता है वो oppression, बट उस oppression को समझना है, उस समझने पे फोकस है। Focus is to understand the oppression of individual group society which might be created via external forces. तो आपने खुद भी इम्पोज किया हो सकता है, बाहर से भी इम्पोज आप पे हो सकता है। अकॉर्डिंग टू फ्रायरे का डायलॉग इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, और लास्ट में हम बोल रहे हैं डायलॉग डज नॉट नीड एनी प्री रिक्वायरमेंट इन द क्लासरूम, तो कैपेबल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग तो आएगा जी, फोर्थ गलत है, ठीक है। ये जो डज नॉट नीड है ना कि प्री रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं है डायलॉग, वैसा नहीं, जरूरत है। What is the primary focus of पोकायोग मॉडल इन एजुकेशनल लीडरशिप? तो पोकायोग में हम मिस्टेक प्रूफिंग करते हैं ना, सो एलिमिनेटिंग फाइनेंशियल इनएफिशिएंसीज, प्रिवेंटिंग एरर्स इन एजुकेशनल प्रोसेस, एनहेंसिंग स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन, या फिर डेवलपिंग इनोवेटिव टीचिंग मटेरियल। सो पोकायोग का जो मॉडल है मेजरली हम इसमें मिस्टेक्स ना हो ऐसे पे फोकस करते हैं, तो हमें एरर्स से प्रिवेंट करना है, सो प्रिवेंटिंग एरर्स इन एजुकेशनल प्रोसेस। Organize sequentially the components of an effective curriculum development process. तो ऑर्गेनाइज करना है सीक्वेंस में, अगेन कॉमन सेंस लगाइए थोड़ी, डिफाइनिंग कोर्स के गोल्स, डेवलपिंग असेसमेंट आइटम्स टू मेजर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, आइडेंटिफाइंग की इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन द कंटेंट एरिया, डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम एंड आइडेंटिफाइंग रिसोर्स मटेरियल। सक्सेस तो लास्ट में आइडेंटिफाई करोगे, डिटरमाइन करोगे, तो डी तो लास्ट में आएगा, ठीक है, यानी सी पहले पे आएगा, इन्होंने खुद ही बता दिया आप ऑप्शन से ही, तो यानी पहले आप इश्यूज को आइडेंटिफाई करो, लास्ट में जाके आप क्या करो, उसको असेस करो। अब देखो सेकंड पे क्या आएगा, इश्यूज आइडेंटिफिकेशन के बाद आप बी पे जाएंगे या ए पे जाएंगे, कि आप कोर्स को गोल डिफाइन करेंगे या फिर असेसमेंट आइटम्स, तो असेसमेंट आइटम्स बाद में आएगा, पहले हम कोर्स के गोल डिफाइन करेंगे, आंसर हमारा यहीं से फोर्थ हो जाएगा।
ओके तो पहले आप कोर्स के गोल को डिफाइन कीजिए, फिर उन कोर्स के गोल के हिसाब से रिसोर्स मटेरियल को आइडेंटिफाई कीजिए। देन उस रिसोर्स मटेरियल को आइडेंटिफाई आपने कर लिया तो अब असेसमेंट आइटम्स कि कैसे स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मेजर किया जाएगा वो चेक कीजिए, और उसके बाद जाके आपका जो है वो सक्सेस चेक करेंगे। ओके डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी इज, तो एक तो आपको ये मेलकॉम नोल्स वाला मॉडल पता होना चाहिए, एंड्रागोजी वाला, पेडागोजी में पाउलो फ्रायरे का पता होना चाहिए। और लर्नर ऑटोनॉमी मॉडल की जब आप बात करेंगे तो ये एक सेल्फ असेसमेंट का टूल है, मैराथन में भी करवाया था। एंड इसमें जो है टूल फॉर चूजिंग अप्रोप्रिएट पेडागोजी बाय द टीचर इन क्लासरूम, नहीं सेल्फ असेसमेंट का है ना, टैसिनरी ने दिया है, बिल्कुल ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में फिक्स्ड है, नहीं इसमें कोई ऑर्डर ही फिक्स्ड नहीं है, तो आपका फर्स्ट ए एंड सी रहेगा, आंसर आपका सेकंड रहेगा। ये मॉडल की जब हम बात करेंगे तो ये जो मॉडल है इसमें सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं, हायरार्किकली अरेंज्ड नहीं होते हैं, ऑल्दो इंटरकनेक्टेड हैं बट हायरार्की इसमें नहीं है कोई भी। ओनली एक कैटेगरी जो सबसे टॉप पे हम दिखाते हैं, मैनेजिंग माय ओन लर्निंग, वो सुपर ऑर्डिनेट है, उससे बाकी सारी चीजें कनेक्टेड रहती हैं डबल साइडेड एरो से, ठीक है। सो वो चीज रहेगी जब आप देखेंगे तो इसमें ये देखिए सेल्फ असेसमेंट का टूल है, डबल साइडेड एरोज हैं, टासिनरी मारिया गियोवेना 2010 में ये मॉडल दिया हुआ है, पब्लिश्ड है, आपको ये दिख जाएगा। एंड इसमें आपको ऑपरेट करना, इवेल्युएट, प्लान करना, कंप्लीटिंग टास्क, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। हाँ ये सबसे पहला ऑर्डिनेट माना जाता है, सब ऑर्डिनेट, इससे आपको बाकी तरफ एरोज जाते हुए दिखेंगे, इसकी तरफ आते हुए नहीं दिखेंगे, तो ये सुपर ऑर्डिनेट सबसे इंपॉर्टेंट यही माना जाता है, इसके अलावा कोई हायरार्की आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वेब 2.0, तो यानी वेब 1.0 में, 2.0 में से लेके पूरा 5.0 तक आपको पता होना चाहिए। ओके पहले में हमारा होता था रीड ओनली पेजेस, अब नहीं है, तो 2 वाले में क्या रहेगा, सोशल नेटवर्किंग एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट, तो थर्ड रहेगा। 5 में गए तो इमोशनल इंटेलिजेंस और पता नहीं क्या क्या आ जाएगा लास्ट तक, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अब क्या क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ऑलरेडी जो है कई क्लासेस में इसको करवा चुकी हूँ, पेपर 1 में भी करवाया जा चुका है। तो पैडिया प्रपोजल बाय मोर्टिमर एडलर इन्वॉल्व्स, तो अगर आपने सारी वीआईपी क्लासेस अब तक देखी हैं, स्पेसिफिकली करिकुलम वाली, करिकुलम स्टडीज वाली, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ओके प्रोवाइडिंग ऑल चिल्ड्रन विद सेम क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, ये पैडिया प्रपोजल जो है वो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है डिटेल में। स्कूल करिकुलम दैट इज प्राइमरीली लिबरल एंड ह्यूमनिस्टिक, हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, curriculum consisting of only one kind of learning, and remedial and compensatory intervention for individual differences। तो क्या आंसर आएगा वो आप देखो, बी तो सब में ही है, ठीक है, बी ऑप्शन तो आएगा ही आएगा, मतलब उसके अलावा क्या बचा, ए सी डी ई, इनमें से कौन सा आपको ठीक लग रहा है, तो डी आएगा कि नहीं आएगा, डी नहीं आएगा जी, क्योंकि ओनली वन काइंड ऑफ लर्निंग की बात हो रही है, तो डी नहीं आया, तो ये भी कट हो गया यहां से, ये दोनों ही ऑप्शन कट हो गए, तो ए बीई या बी सी ई, तो ए बीई हमारा आंसर रहेगा, बी सी ई नहीं रहेगा, ठीक है, सी नहीं आएगा, ए आएगा अपना। सभी को आप सेम क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हो, ना कि डिफरेंट डिफरेंट। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल लीडरशिप स्टाइल ऑफ मैनेजरियल ग्रिड इज, तो मैनेजरियल ग्रिड बनाना सिखा रखा है, ये इम्पोवरिश्ड होता है, ये अपना टीम मैनेजमेंट होता है, यहाँ पे कंट्री क्लब, अथॉरिटी कंप्लायंस और बीच में मिडल ऑफ द रोड। तो इसमें भी सीक्वेंस आप देखिए, कॉन्सिक्वेंशियल लीडरशिप आपसे पूछा, स्टाइल पूरा सीक्वेंस में लगाइए आप इसको। हमें ये पता है कि सबसे बेस्ट अपना 9 वाला होता है, यानी कि अपना टीम मैनेजमेंट होता है, तो सबसे लास्ट में टीम मैनेजमेंट होना चाहिए, यहीं से सोल्व हो गया। पहले पे कौन सा होना चाहिए, ये जो इम्पोवरिश्ड वाला होता है यहाँ पे वो होना चाहिए, यानी सी होना चाहिए, यहीं से ही हमारा आंसर कंफर्म हो गया बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो सी के बाद इन्होंने कंट्री क्लब बोला, यानी ये वाला कंट्री क्लब, देन आपका डी ये इसका अथॉरिटी या कंप्लायंस, फिर आपका ये मिडल ऑफ द रोड, और ये लास्ट में आपका टीम मैनेजमेंट। तो आंसर आपका फोर्थ हो गया जी। 51st क्वेश्चन, पिक द इनकरेक्ट मैच, तो इनकरेक्ट चीज आपको बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एजुकेशन एंड स्कूलिंग आर आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटसेस, यानी कि जैसा स्टेट चाहेगा उस हिसाब से ही एजुकेशन और स्कूलिंग चलेगी, या वही आइडियोलॉजी आगे बढ़ेगी। सो ये एल्थुसर ने बोली है बात, तो ये बात चीज सही है। एंड ये वाले वो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको हो सकता है रैंडमली ना समझ आए, बट एक आधा ऐसा क्वेश्चन होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब अगर इनमें से कोई चीज या इनमें से कोई कॉन्सेप्ट आता है फर्दर, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब ये आ चुके हैं।
ओके। एजुकेशन इज फॉर कल्चरल एंड सोशल रिप्रोडक्शन, ये बात भी बॉडी ने बोली है, बिल्कुल सही है। स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी है, ये बात जॉन ड्यूई ने बोली है जी, तो ये तो गलत हो गया। एजुकेशन हेल्प्स द इंडिविजुअल टू ग्रो एंड अचीव हर पोटेंशियल, ये कार्ल मार्क्स नहीं, मार्क्सिज्म फिलोसफी तो वैसे भी ऑपोजिट है इसके, वो चाहते वो बोलते हैं कि जो एजुकेशन है वो जो है स्टेट के हिसाब से काम करेगी या रूलिंग क्लास के हिसाब से काम करेगी, राइट। सो वो ये भी अपनी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई कि इंडिविजुअल को ग्रो करने में हेल्प करेगी, ऐसा कार्ल मार्क्स या मार्क्सिस्ट जो है वो बोलते हैं, ये भी गलत हो गया। Education for democracy is thus education freed from the authoritarian relationship. So education for democracy की बात जॉन ड्यूई करते हैं, ये बात भी ठीक है, यानी सी और डी गलत है, बट ऐसा सी और डी दोनों ऑप्शन है नहीं, तो हम डी ओनली के साथ जाएंगे, क्योंकि आप अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट जो है आंसर की बात करते हैं। सी और डी अगर होता तो हम सी और डी के साथ जाते, बट बाकी स्टेटमेंट सही है तो हम सिर्फ डी ओनली के साथ जाएंगे। ये है मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट जो लुइस एल्थुसर हैं, जो मैंने ऊपर बताया अभी अभी। सो एजुकेशन और स्कूलिंग जो है वो आइडियोलॉजिकल अपैरेटस, अपैरेटस इज लाइक हथियार, एक तरीके से हथियार भी नहीं, इंस्ट्रूमेंट लगा लो, अपैरेटस किसी भी चीज को बोल देते हैं हम, जैसे लैब में अगर होते हैं तो अपैरेटसेस जो हैं, जो वहां पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बोल देते हैं, या कई बार मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स को ही बोलते हैं एक तरीके से, जिससे हम कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वही चीज यहाँ है कि स्टेट के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो जो रूलिंग क्लास है, स्टेट है, उसको वो अपैरेटस की तरह इनको यूज करेगा कि अपने हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो एजुकेशन को और स्कूलिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो वो एक वो होता है ना क्लास के लेवल पे पावर या इनइक्वालिटी, वो इसी वजह से आती है, ऐसा मार्क्सिस्ट का कहना है, लुइस एल्थुसर का। ऑल्दो इन जनरल मार्क्सिस्ट का सबका यही कहना है, बट ठीक है, एक स्टेटमेंट या एक वर्ड यूज हो गया, स्टेट अपैरेटसेस, तो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटसेस, तो ये वो जो है अपने एल्थुसर में जाएगा। बॉर्डुई जो है वो भी अप्रोप्रिएटली कंक्लूड करते हैं कि जो मेन रोल है एजुकेशन का इज जनरेशन ऑफ कल्चरल एंड सोशल रिप्रोडक्शन। तो वो चीज भी इन्होंने साफ साफ बोली है, ये नोट डाउन अब कर लीजिएगा, अब नहीं गलत होना चाहिए। Among the following which is not an advantage of SWOT, तो हम SWOT एनालिसिस की बात करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये फुल फॉर्म होती है इसकी। इजी टू अंडरस्टैंड, सही बात है, इजी टू कम्युनिकेट, सिंपल सी स्टेटमेंट है कि स्ट्रेंथ देखो, वीकनेस देखो, अपॉर्चुनिटी देखो और थ्रेट्स देखो। डाटा कलेक्शन एंड इवेल्युएशन एंड डिसीजन मेकिंग आर इजिली कंफ्यूज्ड, ये तो क्वेश्चन ही, स्टेटमेंट ही कंफ्यूज्ड है। एप्लीकेबल टू मेनी लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जहां भी चाहे हम वहीं अप्लाई इसको कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो गई जी, ये कोई एडवांटेज नहीं है इसका। अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती भी है स्वॉट की वजह से कंफ्यूजन की, तो वो कंफ्यूजन वाली चीज एडवांटेज नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। ओके, Which of the following statements are incorrect, ये देखना बहुत जरूरी है, करेक्ट पूछे हैं इनकरेक्ट पूछे हैं। ओके, तो थॉर्नडाइक की थियरी है इज एटोमिस्टिक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, यहां पे ये नाम शायद आपने ना सुना हो, बट जो अपनी मल्टी फैक्टर थियरी है उसी को बोल देते हैं यहाँ पे एटोमिस्टिक थियरी। देन है इवेल्युएशन इज द प्राइमरी मेंटल प्रोसेस विच मीन्स रिटेंशन ऑफ व्हाट इज रिकग्नाइज्ड, नहीं इवेल्युएशन में हम नहीं रिटेंशन करते हैं, मेमोरी के पार्ट रहेगा ना रिटेंशन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज नोन एज एस फैक्टर इज यूनिवर्सल इनबोर्न, नहीं यूनिवर्सल इनबोर्न एबिलिटी जो है वो जी फैक्टर में होती है, सो ये स्पीयरमैन की एस और जी फैक्टर है, तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़ है। अकॉर्डिंग टू फैकल्टी थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, माइंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज लाइक आपका ये रीजनिंग, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, इमेजिनेशन, तो ये स्टेटमेंट ठीक है जी। हमने थियरी की है इंटेलिजेंस की सारी, तो जो हमने पहली थियरी की थी यूनिफैक्टर थियरी या मोनोफैक्टर थियरी, उससे भी पहले जो फेमस थी ओल्डेस्ट थियरी वो फैकल्टी थियरी है, ठीक है। तो ये चीज पता हो आपको, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय स्पीयरमैन, नहीं गिलफर्ड ने दिया है, तो ये भी गलत होगी, यानी तीन स्टेटमेंट गलत है अपनी, बी, सी एंड ई, यानी आंसर अपना सेकंड हो गया। ओके, सो एटोमिस्टिक थियरी जो है मल्टी फैक्टर थियरी को ही बोलते हैं, बात याद रखिए। एडवर्ड ली जो अपने थॉर्नडाइक है उन्होंने दी है। फैकल्टी थियरी जो है वो ओल्डेस्ट थियरी मानी जाती है, यानी यूनिफैक्टर से भी पहले की, जिसमें हम एक फैक्टर को कंसीडर कर रहे थे, सो उससे भी पहले फैकल्टी थियरी रहेगी। प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा,
क्लासिकल मैनेजमेंट एरा, नियो क्लासिकल एरा एंड मॉडर्न मैनेजमेंट एरा। तो 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो आपने शायद ना पढ़े हो। ओके, तो ये भी शायद ना पढ़ा हो। सो प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा की बात करेंगे तो चार्ल्स बैबेज और रॉबर्ट ऑन्स जाएंगे। देन आपका ये टाइलर जो है वो क्लासिकल मैनेजमेंट, टाइलर के बाद मायो आते हैं और मॉडर्न में अर्नेस्ट डेल आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 4, 1, 2, 3 यानी सेकेंड ऑप्शन। याद रखने वाली बात ये हो सकती है, आप थोड़ा समझ सकते हैं, जैसे रॉबर्ट ऑन्स जो है वो प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा से, तो ये मैनेजमेंट की बात करेंगे, ये वाला एरा जो है वो बिफोर 1880 माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। सो 1880 से पहले की बात हो रही है, तो 1771 से लेके 1858 तक रॉबर्ट ऑन्स थे। उन्होंने स्टडी किया था इस चीज को कि वो काफी कंसर्न थे वर्कर्स के लिए, तो वो कंसर्न फॉर वर्कर्स जो है उन्होंने स्टडी किया था। देन उन्होंने जो वर्किंग कंडीशन है, जो पुअर ट्रीटमेंट है वर्कर्स की तरफ, स्कॉटलैंड में स्पेशली, वो चीज को देखा और उस चीज को धुतकारा एक तरीके से। देन ओवन जो है वो रिफॉर्मर बन जाते हैं, जो उनकी खुद की इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज थी, वहां पे वो फिजिकल पनिशमेंट की बजाय एथिकल इन्फ्लुएंस यूज करना चाह रहे थे और चाइल्ड लेबर जो है उसको भी रिड्यूस करना चाह रहे थे। फर्दर उन्होंने जो फेलो फैक्ट्री ओनर्स थे उनको भी रिप्रोच किया, यानी दुत्कारा, कि वो बेसिकली मशीन्स को या इक्विपमेंट को बेटर ट्रीट करते हैं रादर देन वर्कर्स, यानी वर्कर्स के कंपैरिजन में तो वो मशीन्स को भी बेटर ट्रीट करते हैं, जो कि गलत बात है। तो ये उस टाइप का एरा जो है वो है रॉबर्ट ऑन्स। प्री साइंटिफिक में ही चार्ल्स बैबेज भी आते हैं, उन्होंने भी बुक लिखी, उन्होंने भी जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड काम किया। इनफैक्ट उनके प्रोजेक्ट्स जो है वो कभी कमर्शियल नहीं बन पाए, लेकिन जैसे मैकेनिकल कैलकुलेटर, एक वर्सेटाइल कंप्यूटर या फिर पंच कार्ड मशीन, ये उनके साइंटिफिक इनोवेशंस हैं। कमर्शियल लेवल पे नहीं आ पाए, लेकिन स्टिल अगर हम देखें तो जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली क्रिएटर है, वो बैबेज ही माने जाएंगे प्रेजेंट डे कंप्यूटर के पीछे के। ठीक है, सो वो चीज आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी और भी नाम इसमें हैं जो प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट में आते हैं, जैसे रॉबर्ट ऑन, एंड्रयू, चार्ल्स, हेनरी, एक आधा नाम आप याद रख सकते हैं। बाकी आप ये याद रखिए, क्लासिकल मैनेजमेंट एरा, नियो क्लासिकल एंड देन मॉडर्न, तो ये इसी सीक्वेंस में है कि पहले प्री साइंटिफिक एरा था, ये चार मैनेजमेंट एराज हम पढ़ते हैं, तो ये बिफोर 1880 रहेगा। ठीक है, एंड देन ये 1880 से 1930, फिर ये 30 से 50 और ये 50 ऑनवर्ड हो जाएगा, ऑनवर्ड्स। ठीक है, देन है जी 55th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटीज फाइंड इट्स बेस इन साइकोलॉजी। नहीं, साइकोलॉजी में कैसे होगा? मेडिकल मॉडल तो जो फिजिकल इंपेयरमेंट हो जाती है उसकी बात करता है। देन है ह्यूमन राइट मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी टॉक्स अबाउट इक्विटी। हाँ ठीक है, ह्यूमन राइट्स की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करेगा। चैरिटी मॉडल ऑफ, नाम से जो नाम है ना उसी वही इसका सिग्निफिकेंस है, चैरिटी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की या मेडिकल मॉडल की, ऐसे। तो चैरिटी मॉडल जो है वो ट्रीट करेगा लोगों को विद डिसेबिलिटी एज इनकेपेबल, कि वो केपेबल नहीं है। ओके, इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी कंसीडर करेगा उनको एक बर्डन की तरह, और रिलीजियस मॉडल जो है वो डिसेबिलिटी का, वो रिलेट करेगा डिसेबिलिटी को गॉड व्रत, यानी कि भगवान की वजह से हुआ है, या आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे वगैरह वगैरह। तो ये ठीक है जी, ये बर्डन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, बट इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी ये देखेगा कि इकोनॉमी में कितना पार्टिसिपेट वो कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, वो सिचुएशन। सो बी, सी और ई जो है वो बिल्कुल ठीक है अपना। चैरिटी मॉडल चैरिटी की तरह ही देखेगा कि आप उनको विक्टिम की तरह देख रहे हो, पिटी, दया की भावना से देख रहे हो। ओके, तो वो चैरिटी मॉडल रहेगा कि आप चैरिटी कर दो, ऐसे वाली सिचुएशन की इंडिविजुअल जिसको दिक्कत हो रही है आप उसको उस नजर से देख रहे हो। मेडिकल मॉडल जो है डिसेबिलिटी का, वो पीपल विद डिसेबिलिटी को उनकी इंपेयरमेंट और डिफरेंसेस से देखता है। ठीक है, कि क्या इंपेयरमेंट है और कैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है। इकोनॉमिक मॉडल जो है वो भी एक पर्सपेक्टिव ही है देखा जाए तो डिसेबिलिटी का, वो बोलते हैं कि कैसे, मतलब आप डिसेबिलिटी की वजह से आपका जो वर्किंग या कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमी है वो कितना कम हो रहा है। ठीक है, सो वो चीज हम इकोनॉमिक मॉडल में देखेंगे, और ये यूजुअली जो है पॉलिसी मेकर्स यूज करते हैं डिसेबिलिटी बेनिफिट्स देने के लिए। रिलीजियस मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वही चीज हो गई कि पनिशमेंट मिल रही है आपको एक्सटर्नल फोर्स से, यानी भगवान से, या जो आपने चीजें की होंगी तब जाके आप जो, या आपके फैमिली में या एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिस वजह से आज जो वापस से जन्मे, तो वो इस तरीके से रिकारनेशन उनका हुआ
हुआ है रेनकार्नेशन की, वो दोबारा जन्म उनका इस फॉर्म में हुआ है कि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम किए होंगे। कोर डिजाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये तो वीआईपी क्लासेस में भी हो चुका है बहुत डिटेल में करिकुलम स्टडीज के अंदर। तो ये किसका क्या रहेगा, सब्जेक्ट सेंटर्ड, प्रॉब्लम सेंटर्ड, एक सेकेंड, सो ये प्रॉब्लम सेंटर्ड का पार्ट रहेगा जी, ये बात आपको याद रखनी है। डिटेल में आप वीआईपी क्लास में देख सकते हैं। Correct sequence of 5 quality indicators used in education given by Ogwa and Colum. So ये indicators हैं, इनको sequence में हमें लगाना है। sequence में अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ही लगा पाओगे इसको, क्योंकि ये वाली sequence particularly नाम से तो थोड़ी सी गड़बड़ आपको लग सकती है। तो A D B C E ये रहेगी sequence। ये 5 जो indicators है, पहले description, इवेल्युएशन, मॉनिटर करना, फिर वैल्यू जजमेंट देना, जजमेंट की स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, एंड पॉलिसी रेलेवेंस। ओके, बट अगर आप पॉलिसी रेलेवेंस के साथ भी जाते तो भी आपका ये जो है ऑप्शन आई थिंक आ जाता ए डी, हाँ पॉलिसी रेलेवेंस के साथ भी जाएंगे तो भी आ जाएगा कि पॉलिसी रेलेवेंस लास्ट में देखेंगे। ऐसे ही कार्नेली और फायरस्टोन ने 4 मेन यूजेस फॉर इंडिकेटर्स दिए हैं, डिस्क्रिप्शन, मॉनिटरिंग, डायग्नोसिंग प्रॉब्लम्स एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये 1 2 3 और 4 रहेंगे, इन्होंने 5 दिए हैं तो ऊपर वाले 5 भी आप याद रखिएगा। अब क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जब आ चुका है ना, तब जरूर याद रखिए उसको एज अ फैक्ट। When for a particular degree of freedom, a null hypothesis could not be rejected at 0.05 level of significance, तो वो 0.01 पे रिजेक्ट की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, या it will definitely not be rejected, and ये तो सेम ही हो गया, it will definitely be rejected, अच्छा will be rejected, not be rejected, या may और may not, और definitely rejected और given information is insufficient, तो insufficient तो नहीं है information। अगर 0.05 यानी 5% एरर के ऊपर भी कोई चीज रिजेक्ट हो गई है, तो वो रिजेक्ट नहीं हुई है, could not be rejected, तो वो 0.01 के ऊपर तो डेफिनेटली रिजेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आंसर अपना 3 हो जाएगा। ये वैल्यूज भी हमने पढ़ी हुई हैं, 1.96 एंड 2.58। इट्स लाइक हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कब करते हैं नल हाइपोथेसिस को, जब हमारा डाटा सिग्निफिकेंट हो, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ज्यादा आ जाए, किससे ज्यादा आ जाए, टेबल वैल्यू से, तब हम बोलते हैं कि डाटा सिग्निफिकेंट है, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे। तो हमारी टेबल वैल्यू अगर 1.96 है 5% के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली अगर 1.96 से कोई वैल्यू ज्यादा है तो वो 2.58 से भी ज्यादा हो सकती है ना, या मैं उल्टा बोल रही हूँ? मुझे बताइएगा कि 5% पे और 1% पे सिग्निफिकेंस की वैल्यू 1.96 और कहाँ पे 2.58 होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर 0.5 पे 5% एरर के साथ कोई चीज हमने रिजेक्ट कर दी है, तो वो वैसे भी 1.1 पे भी रिजेक्ट 0.1 पे भी रिजेक्ट हो जाएगी, या रिजेक्ट सॉरी उल्टा। ठीक है, अगर 0.505 पे रिजेक्ट नहीं हुई है तो 0.01 पे भी रिजेक्ट नहीं होगी। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाला करवा रखा है मैंने। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, हियरिंग इंपेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, विजुअल इंपेयरमेंट। तो यहाँ पे आपसे प्रॉब्लम्स पूछी हैं। देखो विजुअल है तो बरेल आएगा डेफिनेटली, एंड अचीवमेंट पोटेंशियल, इंटेलिजेंस कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आ जाएगा। देन आपका इंपेयरमेंट है, हियरिंग इंपेयरमेंट है तो उससे रिलेटेड स्पीच प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और आपका अचीवमेंट पोटेंशियल जो है वो किस में आ जाएगा, इसमें फर्स्ट में आ जाएगा। ओके, कि लर्निंग डिसेबिलिटी है तो हो सकता है जो अचीवमेंट पोटेंशियल है उसमें आपको डिस्क्रिपेंसी देखने को मिले। सो 3, 1, 4 और 2 यानी फोर्थ आंसर हो गया। Which of the following is not a quadrant of MOOC? तो MOOC के क्वाड्रेंट हमेशा पूछे जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट है, आपको चारों के चारों पता होने चाहिए। एंड ये चारों भी इनफैक्ट जो MOOC के भी छोड़ो उसके भी तो पूछे जाते हैं, स्वयं के। ठीक है, तो स्वयं प्लेटफॉर्म के भी 4 क्वाड्रेंट हैं, वो वाले पूछ लिए जाते हैं, और स्वयं खुद एक MOOC प्लेटफॉर्म है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। देन है ये ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, वेब रिसोर्सेज एंड असेसमेंट बाय द ट्यूटर। तो ये असेसमेंट बाय द ट्यूटर नहीं होगी जी वहां पे, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो कोई ऐसे ट्यूटर आपको असेस नहीं करेगा। It is a learning platform that brings together an integrated environment, a range of resources that enables the learners and teachers to interact online and include content delivery and tracking. So ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, किसकी बात हो रही है, जिसमें रेंज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, लर्नर और टीचर जो है वो ऑनलाइन इंटरेक्ट भी कर सकते हैं अगर वो लाइव क्लास ले तो, इंक्लूड्स कंटेंट डिलीवरी एंड ट्रैकिंग। तो काफी अच्छा कंटेंट यहाँ आपको मिल जाएगा।
सो ये चीज किसमें आ जाएगी, देखो एसपीएसएस तो एक सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। मेटा एआई का बात करें तो हम ये वही जो इसने जुकरबर्ग ने बनाया है ना, अब फेसबुक को ही मेटा बोल दिया, तो उसी तरीके से वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका। स्वयं और आर, आर क्या है वो आप मुझे बताइएगा, ये ऑलरेडी आ चुका है, कुछ तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जब हमने पढ़ा उस टाइम पे इसको पढ़ा था, या अब मुझे ये बताना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा तब पढ़ा था, या ये भी एक एसपीएसएस की तरह स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का टूल है, ठीक है, टूल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एनालिसिस। सो ये चीज आपको बतानी है, इन दोनों में से आर जो है वो क्या चीज है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आंसर अपना स्वयं प्लेटफॉर्म हो जाएगा यहां के लिए, ओके। 3 into 3 फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट, सो 3 into 3 अगर फैक्टोरियल डिजाइन हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 3 डिपेंडेंट वेरिएबल, 2 इंडिपेंडेंट विद 3 कंडीशंस ऑफ ईच, 3 इंडिपेंडेंट विद 3 कंडीशंस, देन आपका 3 इंडिपेंडेंट विद 2 कंडीशंस। तो ये क्या रहेगा जी, ये 2 हैं वैसे तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, लेकिन उनमें 3 सिचुएशंस या 3 लेवल्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद 3 कंडीशंस ऑफ ईच। ऐसे ही मान लो 2 into 2 दिखा रखा है, तो ये 3 वेरिएबल हो गए और हर एक में 2 जो है वो नंबर ऑफ लेवल्स हो गए। सो फैक्टोरियल डिजाइन की जब बात करते हैं हम, वो कितने भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कितने भी नंबर ऑफ लेवल्स जो हैं वो इंक्लूड कर सकता है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, डिस्कवरी लर्निंग, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, तो क्या रहेगा, एनीबडी कैन लर्न एनीथिंग एट एनी स्टेज प्रोवाइडेड इट इज स्टेटेड इन टर्म्स दे कैन अंडरस्टैंड। सो किसी भी चीज पे कोई किसी भी स्टेज पे कोई चीज सीखी जा सकती है, तो ये ब्रूनर ने बोला था, तो ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग दी है, तो ये 4th आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। A stimulus is presented in order to get a response, तो एक स्टिमुलस आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है क्या करने के लिए, रिस्पॉन्स लेने के लिए, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं होगी, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग में तो हम जो है वो फूड प्रेजेंट कर रहे हैं रिस्पॉन्स के लिए, या फिर बेल प्रेजेंट कर रहे हैं कनेक्शन विद फूड ताकि वो रिस्पॉन्स दे। ऑपरेंट कंडीशनिंग किया जाए, एडवांस ऑर्गेनाइजर तो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग या ऑल्सो बेल की लर्निंग, ठीक है, और द रिस्पॉन्स इज मेड फर्स्ट एंड रिइंफोर्समेंट अलाउज फॉलोज, तो ये अपना क्या हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग, रिइंफोर्समेंट या पनिशमेंट बाद में होगी, पहले आप रिस्पॉन्स देंगे, तो 3 1 4 2, ठीक है, 4th आंसर हो गया। अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आईक्यू, तो इंक्रीजिंग आईक्यू के बारे में बताना है, तो देखो मेंटल रिटार्डेशन है ये चारों ऑप्शंस, तो इंक्रीजिंग आईक्यू बोला है, तो स्लो लर्नर का मेंटली रिटार्डेड बच्चे से तो ज्यादा ही होगा आईक्यू, तो सबसे लास्ट में अपना ए आएगा, ये देखो सबसे लास्ट में ए आएगा, ओके। इसमें आपको वह वर्ड पता होने चाहिए कि अच्छा माइल्ड मतलब थोड़ा कम, मॉडरेट उससे ज्यादा, सीवियर उससे ज्यादा और प्रोफाउंड सबसे ज्यादा, यानी प्रोफाउंड का सबसे कम आईक्यू मिलेगा, ओके। तो प्रोफाउंड का सबसे कम, उसके बाद सीवियर का, सीवियर के बाद मॉडरेट का, और मॉडरेट के बाद माइल्ड का, और माइल्ड के बाद अपना स्लो लर्नर का, तो ये क्या आना चाहिए DEBCA, DEBCA फर्स्ट आंसर, ठीक है जी। तो ये बात याद रखिए, प्रोफाउंड और सिवियर में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, पहले सिवियर और सिवियर से भी हद से ज्यादा सिवियर या बहुत एक्सट्रीम लेवल और ज्यादा पहुंच चुका है, दैट विल बी प्रोफाउंड। Contextual competency, conceptual competency, evaluation competency and transactional competency, including various concepts of education and learning, तो conceptual, ठीक है, हाँ ठीक है ना, बी का फर्स्ट, ठीक है। एज रिगार्डेड जनरल, सब्जेक्ट वाइज, स्टेट वाइज, डायमेंशंस, तो ये क्या रहेगा, ये ट्रांजैक्शनल है या क्या है, ओके बाकी देखते हैं एक बार। कंप्राइजिंग अ वाइडर व्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, टीचर्स रोल इन इट, यानी एक वाइडर व्यू की बात कर रहे हो आप बड़े लेवल पे, तो कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हो कहीं ना कहीं, कॉन्टेक्चुअल, तो ये तो वैसे ही 3 दे रखा है सबका, ठीक है, 3 के बाद एक हमने सिलेक्ट कर लिया, अब अगले देखने हैं, इवैल्यूएशन और ट्रांजैक्शनल, प्रिपरेशन, सिलेक्शन एंड यूज ऑफ टूल्स एंड टेस्ट, तो टूल्स एंड टेस्ट का तो यूज हम इवैल्यूएशन के लिए ही करते हैं, तो 4 एंड सेकंड आ जाएगा, ओके, आंसर अपना सेकंड। अरेंज द फॉलोइंग थियरिस्ट क्रोनोलॉजिकली, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कौन सा जो है वो थियरिस्ट कब आया था या कब जन्म हुआ था पहले,
ओके सो वो मतलब इट्स लाइक जन्म और मृत्यु दो इनकी सबकी पता होगी तो ही ये आंसर सोल्व हो सकता है। सो वो आंसर क्या रहेगा जी, आंसर फोर्थ रहेगा। ये देखिए मार्क्स, कार्ल मार्क्स की आप बात करेंगे तो 1818 में जन्म हुआ है। देन आपका ई के बाद हो जाएगा 1858 में दरखिम। देन आपका डी यानी कि वेबर, मैक्स वेबर की बात हो रही है। ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बात हो रही है। तो ये आपका 1863 और फिर 1901 में जाके बर्टलेनफी। ओके, बर्ट ANLAFFY, बर्टलेनफी, ठीक है। According to which commission, a majority of standalone teacher education institutions over 10,000 in number वो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं सीरियस टीचर एजुकेशन को, बट इवन वो सिर्फ डिग्री सेल कर रहे हैं एक प्राइस पे। इट्स लाइक वही जो नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस आजकल करते हैं, ठीक है, कि बस नॉन अटेंडिंग है वो, आपको सिर्फ डिग्री मिल रही है 1,00,000 2,00,000 में या 50,000 लाख में, जितने भी वहां पे अमाउंट रेट है। सो उस हिसाब से आपको डिग्री मिल रही है, बाकी कुछ है नहीं, ना ही कोई सीरियस टीचर एजुकेशन का अटेम्प्ट किया जा रहा है। सो ये बात टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। एक्सक्लूसिव कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 में। अच्छा, इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट की थी, कब ये कमेटी बनी थी और कब ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी, मुझे दोनों चीजें बताइएगा, ठीक है, ये चीज आप बताइएगा। रिपोर्ट करना, रिपोर्ट कह रही हूं कब बनी थी कमेटी, कब बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और इन्होंने रिपोर्ट कौन से ईयर में सबमिट की थी। तो JS वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा। Then है जी mass education or the idea that anybody and everybody can learn owes its genesis to. So mass education के बारे में पूछा है, यानी कभी anybody और everybody सबको जो है राइट है इस चीज का। ये बात कौन से एरा में या कौन सी जगह पे बोली गई। सो कॉलोनलिज्म, कॉलोनी, जब हम कॉलोनी थे भारत ब्रिटिशर्स की, उस टाइम पे तो मास एजुकेशन थी ही नहीं। आपको याद होगा मकाले में नेट करवाया था, तो मास एजुकेशन की बात तो उन्होंने तब भी नहीं की थी, उससे पहले तो दूर की बात है। ओके, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म या फिर रिफॉर्मिज्म। सो मॉडर्निज्म में ये बात निकल के आती है जी मॉडर्न सोसाइटी में, कि मास एजुकेशन की जब आप बात कर रहे हैं, यानी कि हर किसी को बेसिकली राइट है या हर कोई पढ़ पाए, एनीबडी एंड एवरीबडी। Main difference between Galloway's system of interaction analysis and Flanders' interaction analysis. Augmentation and integration of non-verbal communication aspect by Galloway. यानी गैलोवे ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इंटीग्रेट कर दिया। आपको याद हो तो फ्लैंडर सिर्फ वर्बल इंटरेक्शन की बात करते हैं, गैलोवे जो है वो वर्बल प्लस नॉन वर्बल इंटरेक्शन की बात करते हैं। रिमूवल ऑफ वर्बल नहीं, रिमूव नहीं किया है गैलोवे ने, ठीक है। रिमूवल ऑफ नॉन वर्बल नहीं, रिमूवल कैसे होगा, नॉन वर्बल तो एड ऑन किया है उन्होंने। ऑगमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एस्पेक्ट बाय फ्लेंडर। सो फ्लेंडर ने नॉन वर्बल को इंट्रोड्यूस नहीं किया, ना मतलब इंटीग्रेट नहीं किया उसमें, सो गैलोवे ने किया। ये फ्लेंडर सिर्फ वर्बल की बात करते हैं और गैलोवे वर्बल नॉन वर्बल दोनों की बात करते हैं, सॉरी। तो आंसर ए हो जाएगा। According to Guthrie, which is not an important characteristic of strategic leadership. तो देखो strategic leadership के फील्ड में तो गुथरे कहीं नहीं मिलते, हाँ कॉन्टिग्यूटी थियरी जरूर दी है इन्होंने, तो वो लर्निंग में आ जाती है। ऐसे लीडरशिप के फील्ड में तो नहीं देखा है, बट अगर हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सो विजन, इंस्पिरेशन और स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन ये तो होने ही चाहिए, यानी सिंबॉलिक का कोई मतलब नहीं है जब आप स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास विजन, इंस्पिरेशन और स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन है कि किस डायरेक्शन में आप काम करेंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेप्स ऑफ मॉरिसन्स टीचिंग मॉडल। तो कोई ना कोई टीचिंग, तीनों में से एक टीचिंग मॉडल के तो स्टेप्स पूछ ही लेते हैं वो। सो पहले आप क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देन आप प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट के बाद एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन आप रिसाइट करेंगे। तो आंसर क्या रहेगा, EDCBA, आंसर थर्ड। A teacher conducts an assessment in her class and then adjusts the next lesson to meet the student's need. तो स्टूडेंट की नीड के हिसाब से अगला लेसन उन्होंने एडजस्ट कर दिया है। शी इज डूइंग, क्या कर रही है वो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, थ्रू लर्निंग। तो असेसमेंट ये फॉर्मेटिव हो गया ना, ये तो फॉर्मेटिव का क्या मतलब होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। अगर समेटिव होता, लास्ट में एंड टर्म की बात हो रही होती, जजमेंट पास हो रहा होता, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाता।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस का प्रिंसिपल नहीं है। होलिस्टिक डेवलपमेंट हो चाइल्ड का, ठीक है। रिकग्निशन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स एंड डिफरेंस, हाँ उनको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। नॉन कॉग्निजेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, तो इंडिविजुअल नीड्स को भी देखो, अगर आपको ये भी नहीं पता नॉन कॉग्निजेंस का मतलब है क्या, तो भी मुझे ये समझ आ रहा है कि हाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, रिकग्निशन होनी चाहिए, इंडिविजुअल नीड्स और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें कंसीडर करना है और एक्सेप्ट करना है इंडिविजुअल नीड्स को। तो ये तीनों बातें सही हैं, तो एक ही बचती है यहाँ पे जो बात सही नहीं है, और वो चीज जो है वो किसमें, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस में नहीं आती है। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म, आइडियलिज्म, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मार्क्सिज्म। रियलिटी अल्टीमेटली मेंटल होती है, स्पिरिचुअल मेंटल, तो कहीं ना कहीं आइडियलिज्म। एजुकेशन एज अ मीन ऑफ प्रोलिटेरिएट एंड इमेंसिपेशन, सो ये अपना जहां भी प्रोलिटेरिएट या ये जो क्लास आ जाए, दोनों की दोनों, रूलिंग क्लास या वर्किंग क्लास और जो है कैपिटल क्लास, सो वो किस में आ जाएगा जी, अपना मार्क्सिज्म में आ जाएगा। एसेंस प्रिसीड्स इन नेचुरल वर्ल्ड, ये अपना एग्जिस्टेंशियलिज्म में पढ़ा है हमने। क्रिटिकल थिंकिंग में हम बोल रहे हैं ऑल एजुकेशन इज कंसर्न विद रीजन एंड लॉजिक, तो ये फोर्थ आ जाएगा। 3 1 4 2, ठीक है, आंसर थर्ड। द फंक्शन ऑफ सर्च इंजन टू scour the internet for content, looking over the code content for each URL they find is called, तो क्या बोलेंगे इसको, तो इसको क्रॉलिंग बोलते हैं जी। यानी इंटरनेट पे जब सर्च इंजन फंक्शन करके ढूंढ रहा होता है ना चीजों को, तो वो क्रॉलिंग है। जैसे हम स्क्रोलिंग बोल देते हैं, ऐसे इंटरनेट भी जब हम कोई चीज सर्च करते हैं तो वो स्क्रॉल करके देखता है कि कहाँ पे कौन सी चीज अवेलेबल है, उसको हम क्रॉलिंग बोलेंगे। तो सर्च इंजन्स यूज ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स, उन प्रोग्राम्स को फिर हम क्रॉलिंग किसकी हेल्प से होगी, क्रॉलर या स्पाइडर बोल दिया या बोट बोल दिया, वो वेब पेज को फाइंड आउट करेंगे, डाउनलोड करेंगे अपना उनका टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, सारी चीजें, तो वो तब जाके आपको एक पेज जो है वहां दिखेगा। According to Hackney and Cormier, the correct sequence of steps of counseling process, तो काउंसलिंग कैसे करेंगे आप, काउंसलिंग के लिए पहले आप क्या करेंगे, पहले तो रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा ना। अगर एक अच्छा रिलेशनशिप ही नहीं होगा तो कोई क्यों बताएगा आपको कोई बात, राइट। सो पहले रिलेशनशिप बिल्ड होगा और लास्ट में जाके काउंसलिंग इंटरवेंशन होगा कि आप काउंसलिंग नहीं, लास्ट में जाके इवेल्युएशन, टर्मिनेशन एंड रेफरल होगा। इतना तो सही है, ठीक है। तो इसके बाद यानी पहले आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया, रिलेशनशिप बिल्ड करके फिर आप कोशिश करोगे आप अगले इंसान की प्रॉब्लम को असेस कर पाओ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को पता चल गया प्रॉब्लम का, तब जाके आप गोल सेट करोगे। जैसे ही गोल सेट होगा वैसे ही आप जो है क्या करेंगे, काउंसलिंग इंटरवेंशन करेंगे और लास्ट में जाके या तो इवेल्युएट करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे या कहीं और रेफर कर देंगे। सो DBAEC हमारा आंसर यानी फर्स्ट हो गया। ओके, यहाँ पे देखो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, बिहेवियर डेवलपिंग एंड राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग, टीचिंग एंड असेसिंग, रिवीजन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। सो रिवीजन की बात किसने की थी, एंडरसन क्रोथल ने, राइट। देन आपका कॉग्निटिव ब्लूम, ठीक है, इतने से भी सोल्व हो रहा है वैसे तो, आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी मैंने सेकेंड बोला ना, मैंने ये सेकंड, यहां सेकंड लिखा मैंने और वहां ऊपर गड़बड़ कर दिया, ये थर्ड लिखा, तो ये थर्ड एंड ये सेकंड। ओके, तो सेकंड आ गया, बाकी आप देख लीजिए। ये क्रोथल के साथ चले जाएंगे अफेक्टिव में, सिर्फ अफेक्टिव में, और ये अपना RH डेव के साथ। टाइप ऑफ करिकुलम चेंज, फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, अप्रोच टू करिकुलम चेंज एंड स्ट्रैटेजी। तो देखिए पर्टर्बेशन, अगर आपने VIP क्लासेस देखी हो तो पर्टर्बेशन हमने टाइप ऑफ करिकुलम चेंज में पढ़ा था, ठीक है, अल्टरेशन, पर्टर्बेशन, वो सारी चीजें। फैक्टर्स अफेक्टिंग में क्या आएगा, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, लोगों की एस्पिरेशंस फैक्टर्स अफेक्टिंग में चली जाएंगी। अप्रोच क्या होगा, सिस्टम्स अप्रोच पढ़ा है हमने, तो फर्स्ट हो जाएगा ये C और D करिए इसको, ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉर करिकुलम चेंज, लर्निंग कम्युनिटीज आ जाएगा, यानी ये थर्ड आ जाएगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 फर्स्ट आंसर, ठीक है जी। तो ये चीजें बिल्कुल सिंपल है, करवा रखी हैं आपको, अब आपने करी है नहीं करी है वो आप पे डिपेंड करता है। इन हिज वर्क ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड किसने दिए हैं, डिडक्टिव मेथड जो है वो एरिस्टोटल ने, इंडक्टिव मेथड बैकन ने, ये बात याद रखिए अगर नहीं पता थी तो। और इन दोनों को इंटीग्रेट करके चार्ल्स डार्विन ने साइंटिफिक मेथड दिया था, तो आंसर थर्ड आ जाएगा।
ओके, सो बेकन का इंडक्टिव, एरिस्टोटल का डिडक्टिव, इन दोनों को इंटीग्रेट करके चार्ल्स डार्विन साइंटिफिक मेथड। ठीक है, आइडेंटिफाई द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ड्यूरिंग द सर्विस की बात हो रही है। सो मान लो आप जो है क्या करना चाह रहे हो, टीचर्स को अपडेट करना चाह रहे हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बट दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज। तो ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा, क्योंकि वो बहुत एज्ड हो गए हैं या फिर उनको लग रहा है कि 1-2 साल में तो रिटायरमेंट है, क्या ही कर लेंगे सीख के। तो रेजिस्टेंस है चेंज के प्रति, बदलाव के प्रति, थोड़ी रिजिडिटी देखने को मिलेगी, उनका मन नहीं होगा सीखने का। हाई मोटिवेशन अगर है तो वो चैलेंज कैसे होगा, तो अच्छी बात है। इनसफिशिएंट टाइम एलोकेशन, डेफिनेटली आप एक दिन में क्या ही सिखा लोगे, या 2 दिन के सेमिनार में या 5 दिन के सेमिनार में क्या सिखा लोगे, क्या अपडेट कर लोगे। सो इनसफिशिएंट टाइम मिलता है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, अगर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बढ़िया है फिर तो अच्छी बात है, वो तो चैलेंज नहीं होगा। और रिसोर्सेज की कमी है तो वो अपने आप में एक चैलेंज है। सो ए, सी एंड ई हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, Which of the following is not a part of curriculum development? तो curriculum development का पार्ट कौन सा नहीं है? एक appropriate transaction strategy चूज करना, relevant learning experiences को explore करना, effective teachers को identify करना या फिर progressive testing of the achievements of objective. So point सिर्फ इतना सा है कि जब आप curriculum को develop कर रहे हो तो आप effective teachers को identify क्यों करोगे, राइट? ऑब्वियसली आप करिकुलम को डेवलप कर रहे हो तो आप देखोगे कि अप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इस करिकुलम को कैसे अब इंप्लीमेंट किया जा सकता है। रेलेवेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या है, उनको एक्सप्लोर करोगे, क्या चीज हमें करिकुलम के डेवलपमेंट में ऐड ऑन करनी है। प्रोग्रेसिव टेस्टिंग करोगे अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की, ताकि आपको पता चले जो ऑब्जेक्टिव्स आप सिलेक्ट कर रहे हो वो सही भी है या नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो पार्ट नहीं होगा जी करिकुलम डेवलपमेंट। Who is known as father of management process? Hilton Mayo, Maslow, Fayol, Henry Chin. Edgar Henry Chin. ओके, सो क्या रहेगा आंसर? आंसर रहेगा हेनरी फेयोल 3। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस। साइंटिफिक उसके कौन रहेंगे फादर? साइंटिफिक नहीं, ह्यूमन रिलेशंस की बात करते हैं, बताइएगा कमेंट करके। लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, मैथेटिक प्रोग्रामिंग और साइबरनेटिक्स। तो ये भी प्रोग्रामिंग करवा रखी है आपकी, आपने अगर वो डिटेल्ड वीडियो देखी हो तो। सो लीनियर में क्या रहेगा, देखो जरा, बेस्ड ऑन कनेक्शनिज्म, बेस्ड ऑन, अच्छा ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड है ना लीनियर तो, ठीक है। सो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, पढ़ा हुआ है ये हमने। ब्रांचिंग की बात करेंगे तो रॉन्ग रिस्पॉन्सेज ऑल्सो हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ वीकनेसेस ऑफ द लर्नर। तो आप इधर उधर, जैसे आप ए से बी पे गए, बी से सी पे, सी गड़बड़ निकला तो बी से फिर डी पे भी जा रहे हो, फिर ई पे, देन एफ पे, इस तरीके से जा रहे हो, ठीक है। सो वो चीज हमारी क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग हो जाएगी। लीनियर वाली जो है वो ऑपरेंट से कनेक्टेड है, ब्रांचिंग में आपके पास ऑप्शन होता है, रॉन्ग ऑप्शन का भी, रॉन्ग रिस्पॉन्स जो वो भी हेल्प करता है एक तरीके से लर्नर की वीकनेस को समझने के लिए। मैथेटिक्स की आप बात करेंगे तो ये कनेक्शनिस्ट थियरी से रिलेटेड है, जो मैंने आपको ऐसे 25 into 25 का भी एग्जाम्पल दे रखा था कि पहले आप पूरा सोल्व करके दिखा रहे हो, ठीक है, 25 पंजे 125 एंड देन दिस, ऐसे आपने पूरा सोल्व करके दिखाया। तो आपने एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद आपने जो है उनको प्रॉम्प्ट किया कि वो करके देखें, और फिर आपने उसको छोड़ दिया वहां पे। सो ये चीजें जो है हमने मैथेटिक्स में पढ़ी हैं। तो ये थर्ड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, मैथेटिक्स जो है वो कनेक्शन से रिलेटेड हो गया। साइबरनेटिक्स की अगर आप बात करेंगे तो साइंस ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, जैसे ह्यूमन एंड एनिमल ब्रेन्स जो है उनको कंपेयर करना मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। तो जो साइंटिफिक स्टडी आप कर रहे हैं कम्युनिकेशन की या कंट्रोल की, आप करके देख रहे हैं चीजों को, वो साइबरनेटिक्स है जी। आंसर फर्स्ट। This theory affirms that education is a sequence of selection between binary options of available long-term utility and short-term risk of failure. तो यानी लॉजिकल बात कर रहे हो आप सीक्वेंस में देखोगे दो दो ऑप्शन है कि ये और ये कौन सा सही है, तो आप रैशनली आगे बढ़ोगे। तो ये रैशनल चॉइस थियरी होगी, क्योंकि ना इसमें कहीं भी सिग्नलिंग या ह्यूमन कैपिटल थियरी की बात हो रही है, ना ही किसी सिस्टम को एनालाइज करने की बात हो रही है। ओके, आंसर फर्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ग्राउंडेड थियरी रिसर्च। तो ग्राउंडेड रिसर्च में हम क्या करते हैं? ग्राउंडेड थियरी में एक तो थियरी बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरा एक्सियल कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग सब कैटेगरीज टू अ कैटेगरी। ठीक है, हम 3 तरीके की कोडिंग इसके अंदर पढ़ते हैं, देन ओपन, एक्सियल एंड सिलेक्टिव। इट इंक्लूड्स कॉन्टिन्यूअस कंपैरेटिव एनालिसिस, हाँ कॉन्टिन्यूटी में हम एनालाइज करते हैं। सिलेक्टिव कोडिंग कॉन्टिन्यूज द एक्सियल कोडिंग एट अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। हाँ ठीक है, सिलेक्टिव कोडिंग कंटिन्यू करेगी, यानी सिलेक्टिव बाद में होगी। पहले हम ओपन कोडिंग करते हैं, देन हम एक्सियल कोडिंग पे जाते हैं और देन हम सिलेक्टिव पे जाते हैं और उन थीम्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, साइज ऑफ सैंपल कैसे डिटरमाइन होगा? थ्योरेटिकल सैचुरेशन ऑफ कैटेगरीज से, यानी क्योंकि हम इन कोडिंग के थ्रू थीम्स निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो वो जो थीम है वो हम सारी पॉसिबल थीम्स निकाल लेते हैं यहां से, यानी उसके बेसिस पे हम सैंपल साइज देखते हैं। तो वो थ्योरेटिकल लेवल पे पूरा सैचुरेशन आ चुका है कि इसके बाद और कोई थीम बची नहीं है, जो हम इस कोडिंग के थ्रू लास्ट में निकालने की कोशिश करें, जो हमने डाटा एनालाइज किया उस बेसिस पे। सब्सटीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नहीं, कोई भी रिसर्च किसी का सब्सटीट्यूट नहीं है। एक तरीके से हमें सारे रिसर्च का अपना अपना महत्व है, तो ABCD जो है वो अपना सही है, आंसर अपना सेकंड आ जाएगा, बाकी दो ये वाला ऑप्शन अपना गलत है। ओके, सो थ्योरेटिकल सैचुरेशन आपको पता हो कि कोई एडिशनल थीम या कोई इंसाइट जो है वो बची नहीं है डाटा कलेक्शन से, हमने सब कुछ एक्सप्लोर करके देख लिया है कंप्लीटली। ओके, और 3 टाइप की कोडिंग का नाम याद रखना है, ओपन, देन एक्सियल एंड देन सिलेक्टिव कोडिंग। Which of the following statements are true as per functionalist perspective on sociology of education? तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन फंक्शनलिस्ट में जैसे डर्कीम आ गए, वो लोग बात करते हैं कि सोसाइटी जो है वो फंक्शन ही इस तरीके से करेगी, एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो हमने पढ़ा था वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में काम करती है। ओके, सो मेजर फंक्शन क्या है एजुकेशन का? इज द ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज। स्कूल सर्व्स एज फंक्शन दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड ईदर बाय फैमिली और पेयर, तो वो काम स्कूल करेगा। स्कूल एक फोकल सोशलाइजिंग एजेंसी है। एजुकेशनल सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड रिप्रोड्यूसेस रूलिंग आइडियोलॉजी, ये बात मार्क्सिज्म बोलता है। ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक तरीके से जो रूलिंग आइडियोलॉजी, मतलब जो रूलिंग है या स्टेट है उसके हिसाब से चीजें चल रही होती है, जो हमने एक क्वेश्चन में ऊपर भी पढ़ा था। तो डी तो नहीं आएगा, अगर डी नहीं आएगा तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया ABCE आएगा ही आएगा। सो मास एजुकेशन जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में शुरू हुई थी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है एक तरीके से। ठीक है, क्या? मास एजुकेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी ग्रो तभी कर पाएगी जब सब लोग एजुकेटेड होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग शिफ्ट में और ऐसे काम कर पाएंगे। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर डेवलपिंग एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के लिए सबसे पहले नीड को एनालाइज करेंगे, नीड एनालिसिस करेंगे, इतना भी अगर आइडिया है तो आंसर अपना थर्ड हो गया। तो ये चीज बाकी बाद में जरूर देखा कीजिए कि आगे के ऑप्शंस क्या हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो या गलत ना हो, क्योंकि कई बार एक आधी बार हमारा आइडिया गलत हो जाता है कि आप सोच रहे हो नीड की जगह टास्क एनालिसिस कर लिया, ओके, या कुछ और ऑप्शन देख लिया, तो वो चीज ध्यान रखिए। तो पहले आप नीड को एनालाइज करोगे, देन आप इंस्ट्रक्शनल गोल सेट करोगे, गोल सेट करने के बाद टास्क को एनालाइज करोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे और लास्ट में जाके असेस करोगे। Which of the following are not steps of instructional technology? तो देखो एज सच तो कोई स्टेप्स नहीं होते हैं जब हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि बिल्कुल रटना पड़े आपको, बट अगर हम देखें तो इंस्ट्रक्शंस के दौरान आप जो है किन किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, वो वाली चीज। ठीक है, सो वो चीज है यहाँ पे कि आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो, इंप्रूवमेंट्स जो है उनके सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट्स एंड सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। नहीं, हम मटेरियल या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, अल्टरनेटिव की अपने को जरूरत है नहीं, तो इस स्टेप में नहीं आएगा। रेनफोर्स्ड प्रैक्टिस, अच्छा चलो इतना तो पता है कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आप सिलेक्ट करोगे, सो ए नहीं आए, ए तो आएगा नहीं क्योंकि नोट पूछा है। ठीक है, नोट पूछा है तो ए नहीं आना चाहिए आंसर में। ओके, फिर क्या बचा? BCD बचा और CDE बचा। अब बी आएगा या नहीं आएगा वो पता करना है, क्योंकि BCD या फिर CDE तो बी पे ही अटकी हुई है, बी और सी पे। ठीक है, तो सजेशंस तो आप देंगे इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, ये स्टेप नहीं होगा।
रेनफोर्स्ड प्रैक्टिस ये भी नहीं होगा, और आपका रेस्ट्रिक्शंस जो आप लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, वो भी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं होगा। तो CDE जो है वो आंसर आ जाएगा। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी वही प्रैक्टिकल टेक्निक इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी के लिए जिसके अंदर हम डिजिटल या ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। ओके, Method of difference, law of single variable. While individual events cannot be predicted with accuracy, aggregate events can. Then है interaction effect of testing. तो कौन सा क्या रहेगा? तो देखो इंटरेक्शन इफेक्ट की बात हो रही है तो थ्रेट हो गया, थ्रेट ही लग रहा है, ठीक है, ये देखो थ्रेट ही है। देन है जब इंडिविजुअल्स जो है इंडिविजुअल इवेंट्स को आप नहीं प्रिडिक्ट कर पाते तो आप किसके साथ जाते हो, अजम्पशन ऑफ रैंडमाइजेशन, आप रैंडमाइजेशन पे फोकस करते हो। ओके, देन है लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, ये एक अजम्पशन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए। मेथड ऑफ डिफरेंस जो है वो मिल कैनन ने दिया है, यानी आंसर नंबर 3। Identify those which best represent the benefits of implementing Six Sigma in teacher education. So हम क्या किसकी बात करते हैं, हम DMAIC यही है ना, आई थिंक। ओके, लेट्स सी। इम्प्रूव्ड टीचर इफेक्टिवनेस, हाँ ठीक है, बेनिफिट्स की बात करनी है अपने को, तो टीचर इफेक्टिवनेस बढ़ सकती है अगर हम सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट को यहां लगाएं तो। एनहेंस्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम एनहेंस हो जाएगी, वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो अगर वर्कलोड इंक्रीज हो भी जाए मान लो, तो भी वो बेनिफिट थोड़ी ना होगा हमारे लिए, हमें तो वर्कलोड कम करना है ना, बाकी वर्कलोड इंक्रीज होगा नहीं यहाँ से। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेटर तरीके से हम यूज कर पाएंगे। ग्रेटर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आपका टीचिंग प्रैक्टिसेस, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आंसर क्या क्या है, आंसर हमारा सी तो आएगा नहीं, अगर सी नहीं आएगा तो ए बी ई और ए बी डी बचा, तो ए बी और डी जो है वो सही आंसर होगा, यानी ये मैंने ठीक लिखा था, DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। आपके सामने पैराग्राफ है जी, 2 पैराग्राफ आए हुए हैं 5-5 नंबर के, ये पैराग्राफ आपके सामने है, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप पढ़ के देख लीजिएगा, जहां से आंसर निकलेगा वो मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो, यहां से आंसर निकल जाएगा, हर एक उस पर आपको ये चीज दिख जाएगी। सो कन्फर्मिज्म एंड इमिटेशन आर द लर्निंग आउटकम ऑफ पेडागोजी दैट बिलीव इन, तो वो किसमें बिलीव करते हैं, एक्सटर्नल डिसिप्लिन में। देन दूसरा क्वेश्चन, इफ अ टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू ओबे ऑर्डर्स विदाउट थिंकिंग, तो वो क्या बना रहे हैं उनको, शी इज मेकिंग हर स्टूडेंट्स कंफर्मिस्ट, तो बिल्कुल ठीक है कि आप बिल्कुल अंधाधुंध फॉलो किए जा रहे हो, वो चीज भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, कंफर्म कर रही हो आप। देन है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ, फ्रीडम विदाउट ऑर्डर, तो देखो फ्रीडम डजंट एग्जिस्ट विदाउट ऑर्डर, सो नॉन एग्जिस्टेंट है वो यहाँ पे। ओके, बीइंग ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी ब्रिंग्स, तो यहाँ पे बोल रखा है कि जब आप टाइम को फॉलो अप नहीं करते और मन मुताबिक चलते रहते हो तो आप एक डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, यानी अगर आप टाइम के हिसाब से चलोगे तो आप ऑर्डर क्रिएट करोगे, ठीक है, तो पंक्चुअलिटी से ऑर्डर आएगा। अ टीचर शाउट्स, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, तो इससे क्या होगा, वो स्टूडेंट्स को कंसिडरेट कर रही है, थॉटफुल, वॉचफुल एंड आउटवर्ड इम्पोजिशन ऑफ डिसिप्लिन, या फिर मेकिंग ऑर्डर इन द क्लास टू मेक हर स्टूडेंट्स फ्री, तो आंसर थर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड इम्पोजिशन है ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट रिक्वायर, तो किस चीज की जरूरत आपको पड़ेगी, आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, हाई प्रोफेशनल पर्सनल कमिटमेंट अलोंग विद डिफरेंशियल मटेरियल, तो ये यहाँ पे मेंशन है देखो, बट ऑल्सो डिफरेंशिएटेड मटेरियल, हाई पर्सनल कमिटमेंट। इट इज नेसेसरी फॉर दीज इंस्टीट्यूशंस टू बी इंक्लूसिव, आप ये पढ़ के खुद भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, मैं अगर वापस से पढ़ने बैठूंगी मैंने समझ रखा है, बट आप इसको स्क्रीनशॉट लेके समझ के कर सकते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर दीज इंस्टीट्यूशंस टू बी इंक्लूसिव, कौन से इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो दोनों तरीके के इंस्टीट्यूशंस के लिए जी, थर्ड आएगा, फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हो। इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली फोकसेस ऑन एजुकेशन ऑफ, तो किस पे, सभी बच्चों पे, ये तो बिना पढ़े भी आप आंसर दे सकते हो, ऑल चिल्ड्रन, ऑल देखो ये रहा, ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, रिलीजन, कल्चर, ओरिजिन, सब कुछ। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ पेडागोजिकल अप्रोच हैविंग अ प्रिंसिपल ऑफ, तो पेडागोजिकल अप्रोच है प्रिंसिपल ऑफ अप्रिशिएशन ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना है, तो देखो ये रहा प्रिंसिपल ऑफ अप्रिशिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी।
इंक्लूसिव एजुकेशन नेगेट्स कल्चरल डाइवर्सिटी, सेलिब्रेट्स टीचर अथॉरिटी, सेलिब्रेट्स हेट्रोजेनिटी। तो ये क्या आ जाएगा, हेट्रोजेनिटी को हम सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका 22 अगस्त को आया हुआ पेपर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपने 2018 से लेके अब तक के पेपर नहीं देखे हैं सो मेक श्योर आप 2018 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स करके जाएं। ये सारे जब आप कर लें, आपको अगर और प्रैक्टिस करनी है तो मैंने बहुत सारे सेट के, जैसे WB सेट, गुजरात सेट, ये सारे पेपर करवा रखे हैं। एक कर्नाटका सेट का भी करवा रखा है। बेसिकली आप अपनी PYQs की प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, वहां से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स की। ठीक है, तो वो अलग अलग क्वेश्चन पेपर, क्योंकि सिलेबस मोस्टली सबका नेट के ही अराउंड घूमता है। एंड प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस की एनालाइज कीजिए कहाँ दिक्कत आ रही है। बाकी कुछ दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Take care. All the best for your preparation.